आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 18वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है तालीम और तरबियत की अहमियत। तालीम वो जेवर है जो आपसे ना तो कोई छीन सकता है ना चोरी कर सकता है। आप दुनिया के किसी भी महाज पे खड़े हो जाएं, तालीम आपके काम ज़रूर आती है। वालिद अपनी औलाद को बहुत सी चीज़ें देता है, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन तोहफ़ा तालीम है। तो अगर औलाद ज़हीन हो तो ना सिर्फ वो माँ बाप के बल्कि दुनिया के लिए भी मुस्तफ़ीद होती है। तालीम का मकसद ये होता है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को जानें और जो इल्म आपने तलाश किया है उसको दुनिया में तलाश करें। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बड़ी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं। अगर हम सरकारी ओहदों की बात करें तो बड़े सरकारी ओहदों पर रहे, पेशे से कानून दान हैं, उसके अलावा सियासत में भी एक बड़ा अपना मुकाम रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहाब इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहाब भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत हमारे शुक्रिया। दूसरे मेहमान नदीम शेख साहब, चेयरमैन जस्टिस हेल्पलाइन। इन सभी हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि जस्टिस हेल्पलाइन जो है वो क्या क्या लोगों के लिए करती है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, खुश आमदीद कहते हैं। शाह भाई, सबसे पहले तो ये बताएं शाह भाई, जिन ओहदों पर आप रहे हैं, सरकारी ओहदों पर, उन पर रहने के लिए लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें लगवा रहे होते हैं, पैसे भी दे रहे होते हैं कि जी हमें इन ओहदों पर बिठा दें। आपने शाह भाई क्यों अर्ली रिटायरमेंट ले ली? ऐसी क्या वजह थी? माशाल्लाह आप तो ग्रो कर रहे थे, और वो सरकारी ओहदे जिनके लिए लोग बड़ी कोशिशें कर रहे होते हैं, क्यों आपने छोड़ दी? हाँ, ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, और डेफिनेटली ये डिसीजन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मगर सरकारी जॉब में रह के काफ़ी हालात मुश्किल होते हैं। अगर आप सरकारी जॉब में रहें और आगे पीछे चीज़ों में ना हो तो काफ़ी ज़िंदगी मुश्किल होती है। प्रोटोकॉल, 2 लैंड क्रूज़र्स, 10 गार्ड्स मेरे किसी काम के नहीं थे। तो नीयत अच्छी थी और अल्लाह ताला ने मंजिल आसान की और सीमलेस ट्रांजिशन हो गई सरकारी जॉब से वकालत की तरफ। अच्छा, वकालत की तरफ आप आए हैं, माशाल्लाह आप लोगों को इंसाफ दिलाने भी मसरूफ़ अमल है, उस तरफ तो हम आएंगे ही। लेकिन शाह भाई, आपने एक बड़ा मनसब संभाला था जो था ईडीओ हेल्थ। अच्छा, हमारे यहाँ अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करते हैं। सरकारी जगहों पर आज भी वो मसाइल अपनी जगह बाकी हैं कि लोगों को उस तरह ट्रीटमेंट नहीं मिलता। क्या रीज़न है शाह भाई? आपके सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों के साथ अभी भी वो सलूक नहीं हो रहा जो जो उनका हक़ है। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि सरकार कितना बजट एलोकेट करती है इसका हेल्थ पे और एजुकेशन पे। वो निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो जब बजट नहीं होगा तो उसी हिसाब से फैसिलिटीज़ होंगी। फिर हमने कोई 15-20 साल पहले एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जिना अस्पताल में डॉक्टर तारिक महमूद के साथ मिलके, जो पैफ है उनकी पेशर वेलफेयर एड सोसाइटी, उसमें हमने फिर साइबर नाइफ और इंडस्ट्रियलिस्टों को और फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों को मिला के ये कोशिश की कि जो गैप है उसका जो डिफिशेंसी है बजट की, उसको हम प्राइवेट सेक्टर से ब्रिज करें। तो बहुत बाद में आके जो है वो सियासतदानों ने क्लेम किया कि जी उन्होंने किया है। बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने किया है, एक पॉइंट के बाद उन्होंने ही फंडिंग की है, मगर उस जगह पे पहुंचाने के लिए पहले हम सेक्रेटरी फाइनेंस को लेके गए, उसके बाद फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को लेके गए, फिर मुराद अली शाह साहब ने विजिट किया, फिर बिलावल साहब ने किया। इस तरह से फिर उन्होंने इस सारे प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया। ये एक तो ये की रियलिटी है हेल्थ की फैसिलिटीज़ की। दूसरी रियलिटी ये है कि जैसे जब ईडीओ हेल्थ के अंडर में कराची के तमाम अस्पताल आते हैं एक्सेप्ट सिविल एंड जिना, तो अब्बासी जब मैं गया तो पता ये चला कि अगर आपके पेट में कोई ट्यूमर है या रसोली है तो उसका 6 महीने का वेट है। अगर आपका हार्ट टूट गया है तो उसकी सर्जरी का 6 महीने का वेट है। रात को जितने बच्चे पैदा होते थे गायनी वार्ड में, सबके सी सेक्शन होते थे, ऑपरेशन होते थे। तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो जो ट्रेनी आरएमओज ख़वातीन हैं वो अपना हाथ साफ कर रही हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। ओटी 1 घंटा चलती है, ऑपरेशन थिएटर, पैरामेडिक्स सब प्राइवेट काम कर रहे हैं, डॉक्टर सारे प्राइवेट काम कर रहे हैं, पैथोलॉजी जो लैब हैं उसके सारे टेस्ट अक्रॉस द रोड जो प्राइवेट लैब उधर हो रही है। तो जो सरकारी डॉक्टर्स और जो सरकारी पैरामेडिक्स हैं, इनका भी बड़ा इसमें रोल है सिस्टम को ख़राब करने में। हाँ, और कई बेचारे हमारे सीनियर्स जो हैं वो जिन्होंने एमएस लगे, जाफ़र अब्बास थे,
उनका मर्डर हुआ, मतलब काफ़ी मसाइल थे, अच्छा शाह मसाइल भाई, हैं। ये वो फिर वही वाली बात है ना कि जब वो देखते होंगे कि जी सरकारी सतह पर हमें कोई चेक करने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिए। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते थे डॉक्टर्स, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के बैठे होते थे। देखिए मैं रहा कोई 11 महीने, तो मैंने तो बहुत डंडा घुमाया, और फिर इतना हुआ कि वो एक जो तंजीम की जो मेडिकल एड वगैरह होती है, उन्होंने फिर शिकायत आगे पीछे लगा के और मुझे हटवाया कि भाई ये बहुत ही वो गंदा ईडियो आ गया है। हाँ, मुझे तो याद है वो टाइम, इस वजह तो से मैंने मुझे सवाल किया। हटवाया गया, और जल्द से जुलूस हो रहे हैं ये, चूँकि मैंने तो डॉक्टर्स पे, पैरामेडिक्स पे पूरी सख्ती कर दी थी, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में वाहिद CSS ऑफिसर था जो ईडियो हेल्थ लगा था। अदरवाइज़ ईडियो हेल्थ तो डॉक्टर्स ही लगते थे, फिर डॉक्टर्स के माफियाज होते थे। तो मैं तो जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है वहाँ गया, वहाँ हाजिरियाँ मैंने चेक की, मैंने इनका खून चूस लिया डॉक्टरों का और पैरामेडिक्स का। हाँ, ये बात मुझे इस वजह याद है कि पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, जब शाह 14 भाई साल हो ईडियो गए। हेल्थ, हाँ 14 साल पुरानी बात है, जब शाह भाई ईडियो हेल्थ लगे थे तो हम प्रोग्राम किया करते थे। तो हमें बड़ा खुला एक्सेस था कि आप जाएं और चेक करें, और कहीं अगर कोई लूप हो तो हम बताएं। और हमने बहुत सारे प्रोग्राम इस वजह से भी कर पाए क्योंकि शाह भाई उसमें बड़ी सपोर्ट करते थे। तो ये सवाल इस वजह से बहुत ज़रूरी था कि जब ज़ाहिर है आपका ऊपर बैठा हुआ बंदा अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो वो कहते हैं जाएँ चेक करें, अगर खुद इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर बड़ा एक डर होता है। तो वो टाइम हमें याद आया। शाह भाई, धमकियाँ भी बड़ी आई थी आपको जब आप ईडियो हेल्थ लगे हुए थे? ईडियो हेल्थ था, फिर इससे पहले मैं चीफ प्राइस कंट्रोलर भी था। तो हमने दूध वालों की जो एक ही दफ़ा मार लगी है शहर में 2009 में, वो हमारे होते हुए ही लगी है। हाँ, तो उसमें फिर माफियाज भी तो पीछे लगते थे हाँ, आपको। मगर अल्हम्दुलिल्लाह माफिया वगैरह से तो डर खौफ कभी रहा नहीं, जब वक्त तो अटल है, जब आना होगा वो आएगा। तो वो तो ईमान तो बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो और कभी ये डरे नहीं किसी से, और हक बात कभी जो है ना छुपाई नहीं। और अल्लाह का शुक्र है अब मेरे कॉन्शियस पे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है। इसी तरह जैसे मैं जब कस्टम्स में था तो डंपर्स जो है, मैंने कोई 700 डंपर्स कॉन्फिस्केट कर दिए थे, और बड़ी रिश्वत वगैरह ऑफर हुई तो मैंने नहीं ली, ज़ाहिर है मैं था नहीं इस तरह के उसमें। तो मुझे ये पता है कि मुझ पे और मेरी फैमिली पे डंपर कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मैं उनको यही कहा, मैंने वो जो आए थे डंपर माफिया वाले, कि भाई ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं और आपके डंपर रोज़ाना 5-6 बच्चों को जो है ना मार देते हैं। तो और डंपर्स की इंपोर्ट जो है वो बैंड है और मैं इनको अलाउ नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कोई अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट मैं उस वक्त के मेंबर कस्टम को देके मेरा ट्रांसफ़र करा दिया था उस जगह से। हाँ, ये चीज़ें बड़ी होती हैं क्योंकि मैंने बताया ना कि शाह भाई उन ओहदों पे रहे जिन पे रहने के लिए लोग बड़े हाथ पैर जोड़ रहे होते हैं। और इस हवाले से और भी बहुत सारे सवाल हैं, कस्टम के हवाले से भी बहुत सारे सवाल हैं, वो भी हम पूछेंगे। नदीम भाई की जानिब बढ़ते हैं। नदीम भाई, जस्टिस हेल्पलाइन, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किन सेक्टर्स में काम करता है और लोगों को किस तरह लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। असल में जस्टिस हेल्पलाइन जो है ये एक फोरम है, उन मजमुआ है उन अफराद का जो कि फॉर्मर जस्टिस हैं, फॉर्मर जनरल्स हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं। शाह इमाम भी उसके बोर्ड के पैटर्न हैं। इस कैलिबर के लोगों ने मिल के एक फ़ैसला किया और गुज़श्ता कई सालों से 20-25 साल हो गए हम काम कर रहे हैं। जस्टिस काजी खालिद अली, जस्टिस शाहब सरकी, अनवर मंसूर, बड़े बड़े टॉप के लोग इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अपनी मुनफरद का एक अजीब इदारा है कि हम लोग ना चंदा ना उस चक्कर में नहीं है। हम जो होता है अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। और सानिया फैक्ट्री हुआ, सानिया मेरान टाउन हुआ, सानिया चर्च पेशावर हुआ, सानिया एयरपोर्ट हुआ, सानिया लिंक रोड हुआ, 55 अफराद ज़िंदा जल गए। जहाँ जहाँ इंसिडेंट्स हुए, ये पब्लिक सेक्टर का एक मुनफरद इदारा है कंपनसेशन का। फिर कराची का तारीखी मुकदमा था 80,000 मुलाजमीन। शाह इमाम साहब इस बात को समझते हैं कि ओक्ट्राया ज़िला टैक्स के ऊपर जो 99 में नवाज शरीफ साहब ने पाबंदी लगाई थी शहर पे, ये हमारी पटिशन थी जिस पर उस वक्त चीफ जस्टिस मुर्शी आलम साहब ने आज खुद नोटिस लिया था। और 50 करोड़ रुपए सालाना माहाना ग्रांट जो है आज तक चल रही है, और 6 अरब के जो ऑर्डर है वो हमारी जजमेंट्स हैं। इस तरह के हमारे बेशुमार तारीखी जजमेंट्स हैं। सानिया कैंजर लेक हुआ, कश्ती में कितने अफराद डूब गए, ये हमारी टॉप पटिशन थी। अच्छा, क्योंकि आप उसके चेयरमैन हैं तो ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ कि भाई ऐसी एक हमें हेल्पलाइन बनानी चाहिए जिस पे हम लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है इंसाफ लेना भी बहुत मुश्किल है और फिर महंगा भी बहुत है, तो आप लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये आइडिया कैसा है? बड़ा खुशाइन सवाल है और बड़ा लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। 1992 और 94 में जब हम स्टूडेंट लीडर थे, आज के दौर में ये तमाम लोग जस्टिस बन चुके हैं। उस वक्त हम लोगों ने बैठ के बोला कि हम अपना इस पाकिस्तान में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते। हमने उस वक्त जस्टिस क्लब बनाया और उसके बाद वो क्लब बनते बनते वो जस्टिस हेल्पलाइन बना, और उसकी जो असरात ये हुए कि पूरी दुनिया में ये फैल गया। आप जर्मन जाएंगे, बर्लिन में हमारा ऑफिस है, कैलिफोर्निया जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, हर जगह जस्टिस हेल्पलाइन के जो लोग जो स्टार्ट जिन्होंने लिया
वो अपने अपने तौर पे काम तो कर रहे हैं। 1992 में ऐसा क्या देखा? कुछ तो ऐसा देखा होगा, कुछ तो ऐसा महसूस देखिए किया हमने होगा। ये देखा कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो थी बहुत ख़तरनाक हो चुकी थी और डेली बेसिस पे लोगों के मतलब वो अल्फाज जो अभी मुनासिब नहीं और बड़ा सहरी का वक्त है, हमने ये महसूस किया कि इन नौजवानों को हम किसी रगबत पे लगाएं और हमें ऐसे ऐसे हीरे लोग मिले जिन्होंने अपनी जवानियाँ दी और उसके बाद फिर हमने शहर में एक इनकलाबी ग्रुप बनाया। शाब भाई हुए, इस तरह के हुए, शाब सरकी हुए, ये सब हमारे बैचमेट्स थे, ग्रुप के लोग थे। इन्होंने फिर इस तहरीक को लेके चले और आज तक लेके चल रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हम पब्लिक सेक्टर को क्या दे सकते हैं, हम आवाम और दूसरा हमारा एक आपस का जो मेमोरेंडम है, हम इनफरादी से ज़्यादा इज्तिमाई केसेस पे जाते हैं। जिसमें ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। इनफरादी में हमने ये फैसला किया है, चूँकि बोर्ड पैटर्न शाब भाई भी हैं और अभी हमारा जेल पे कल से शुरू हो रहा है। 21 रमज़ान को हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और हमारे पास एक मिलियंस का प्रोजेक्ट होता है जो खामोशी से हम रखते हैं अपने पास। उसमें वो कैदी जिस पर हमारी स्क्रूटनी होती है और वो हमारे वकील जो जाके उसका मुकदमे को लड़ते हैं, उसमें 50,000 से लेके 1 लाख तक का उनका वो पैसा जो वो जुर्माना नहीं दे सकते या वो पैसा जो ज़मानत नहीं दे सकते, वो हमारा स्क्रूटनी करने का वो पैसा हम देते हैं। वो पैसा हम उसकी पुरसा को दे देते हैं फॉर द फर्दर आगे के लिए, जब वो रहा होगा वो पैसे उसके काम आ जाते हैं। दूसरा जो अभी शाब भाई आपको इसका जिक्र करेंगे कि हमने जेलों में ट्रेनिंग सेंटर भी बना दिए और एक लफ्ज़ हम नया लाएँ, इस्लाह खाना। जेल को हमने कहा है कि ये इस्लाह खाना के तौर पर लाएँ। जुवेनाइल जो लफ्ज़ आप देखते हैं, जुवेनाइल बच्चों की जेल है, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट शुरू किए। ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर हमारी जेलों पे काम शुरू हुआ। बिल्कुल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि जी ऐसे केसेस भी लिए जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर हम जाते हैं वकीलों के पास, बहुत सारे अच्छे वकील हैं, लेकिन कई दफ़ाओं पे एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो जस्टिस हेल्पलाइन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ केसेस लड़ती है बल्कि लोगों को उनका हक भी दिलवाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मारवी आप? ठीक, बिल्कुल। शहरी, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी थोड़ी तबीयत आजकल ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, क्या बना रही हैं जनाज आप? आज हम बना रहे हैं चिकन करी। किचन चिकन करी। चिकन कड़ी। अच्छा, बिल्कुल। आपने जो उसका पूरा नाम लिया था वो लेना, अब आप मेरे सामने आधा आधा नाम ले रही पूरा। साउथ इंडियन डिश है ये, चिकन करी। चिकन कड़ी साउथ इंडियन जी, डिश जी, है। बिल्कुल। तो ये साउथ इंडियन डिश क्यों है? मतलब वहाँ ज्यादा खाई जाती थी? ये बस वहीं की है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ इंडियन है, तो इसीलिए साउथ इंडिया से। तो आपने वहाँ जाके सीखी थी या यहीं पे मैंने सीखी? यहीं पे सीखी यहीं है। पे सीखी जी, थी। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये कैसे तैयार होती है ये बताएं। इसमें हम यूज़ करेंगे सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 ईयर से डालडा ने कभी भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेहत और बचत साथ साथ। सेहत और बचत साथ साथ। अच्छा, इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है और इसमें और जो चिकन कढ़ाइयाँ होती हैं उसमें इसमें क्या डिफरेंस क्या है? ये उसी तरह से बनती है, बट इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चेंज हैं। इसमें हम कोकोनट वाटर और इसमें हम दही, क्रीम और बटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दही, क्रीम और बटर जी इसमें जी, डलता है। बिल्कुल, सारी चीज़ें इस्तेमाल और होती ये वैसे ज़्यादा स्पाइसी होती है या? नहीं, ये इतनी स्पाइसी नहीं होती। इसमें हम मसाले बहुत कम रखते हैं। इसमें इन चीज़ों का फ्लेवर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हम कोकोनट वाटर ऐड करते हैं, बटर, क्रीम, ये इस तरह की होती है। इस तरह की होती है जी, जी। बिल्कुल। चिकन कड़ी साउथ इंडियन डिश है, ठीक है। और ड्रिंक क्या तैयार किया आपने? ड्रिंक हमने बनाई है वनीला आइसक्रीम लस्सी। वनीला आइसक्रीम लस्सी, लस्सी। जी, ये आप बिल्कुल। कॉकटेल टाइप चीजें बना देती जी, हैं, जी। वनीला भी, आइसक्रीम, हाँ लस्सी जी, सब। बिल्कुल। कॉकटेल, मॉकटेल्स, ये सारे ये वही मैं बना रही हूँ। तो ये किस तरह तैयार होती है? ये इसमें हमने वनीला आइसक्रीम, दही और इसमें हमने बहुत सारी आइस यूज़ की है। दिस इज़ विदाउट मिल्क। अच्छा, ये विदाउट Without मिल्क milk है। है तो ये, ये बिल्कुल। आइसक्रीम के उससे ज्यादातर बनी हुई है जी वनीला जी की। हाँ, उसी से इसकी स्मूदी तैयार की गई है। ओके जी, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ये मारवी बनाती हैं। और इस वक्त तो मेरे हाथ में मौजूद है टैंग। मेरा फेवरेट ड्रिंक है जी, इस वजह से है कि इसको आप जब पीते हैं तो आप पूरे दिन रिफ़्रेश रहते हैं। और इसकी जो और ख़ासियत है वो ये है कि इसमें विटामिन सी, डी और जिंक मौजूद है, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा मेंटल शार्पनेस में बहुत काम आता है। इनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड सॉल्ट एंड पेपर। तो बिल्कुल जी, इस्तेमाल करें टैंग। शाह भाई, थोड़ा पॉलिटिक्स की जानिब आते हैं। आप MQM की अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, दोनों पार्टीज़ में आप रहे भी और दोनों पार्टीज़ चाहती भी थी कि आप उनके साथ रहें, तो फिर इस दफ़ा इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का क्यों ख्याल आया? क्या मतलब दोनों से दिल नहीं लगा या आप समझते थे नहीं आज़ादी ठीक है? मेरे ख्याल में PTI तो खैर इलेक्शन में थी नहीं और MQM को 2022 में छोड़ा। तकरीबन ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ में सपोर्ट किया, फिर CSS के बाद तो ज़ाहिर है पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है ना, जिसको महाजिर कहा जाता है, इस कम्युनिटी का कोई वाली वारिस तो है नहीं। और
MQM ही शायद इनको लुक आफ्टर करे, मगर इस मौजूदा लीडरशिप में शायद ये काम ना हो सके। लेकिन अभी MQM है तो अभी अच्छी खासी सीटें भी ले ली हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ी कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल मेन लीडर है कौन, ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। देखें वहाँ उनकी जो लीडरशिप में डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, वो मेरे ख्याल में नेचुरल सक्सेसर थे बानी के, और वो 2018 में जो हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें हमारा भी कसूर है कि हमने इनका साथ नहीं दिया, साथ इनका देना चाहिए था। और मुस्तफ़ा भी हैं, ये दो लोग हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये बेड़ा उठाएंगे अपनी कम्युनिटी का, और शायद जो है ये भंवर से निकल आए ये कम्युनिटी। क्योंकि यही देखें, PTI ने जो सो कॉल्ड PTI अभी तो आज़ादी से सारे, मगर जिन लोगों को टिकट दिया उनका कराची से ताल्लुक़ नहीं था, और कराची से क्या सूबे से भी ताल्लुक़ नहीं था। और जबकि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने जो उनका कायद था उसको देखते हुए इनकी तरफ अपना बोझ डाला, अपना वज़न डाला। तो ये समझना चाहिए कि जहाँ जो लोग जो वोटर्स हैं उन्हीं में से ही आप नुमाइंदे लेकर आए ना, इधर से और उधर से और फाटा से पाटा से तो लाना बड़ी ज़्यादती है कराची शहर के साथ। अच्छा शाह भाई, आप नहीं समझते कि इस वक्त चाहे हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, वोटर बड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इस वजह से हो गया है कि सबको आजमा के देख लिया और हम आज तक उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं कि हमें ना सेहत की सहूलियात हैं, ना हमारी रोड्स अच्छी हैं, ना हमें पानी मिल रहा है, ना हमें बिजली मिल रही है। आखिर किसका दरवाज़ा खटखटाएं? देखिए, मैं तो जो जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान में, ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है जो इंग्लैंड का है, वो वहाँ के लिए ये है जहाँ पे पढ़ी लिखी आबादी है, 100% उनमें अवेयरनेस है, लिटरेसी रेट है। पाकिस्तान में जहाँ पे ख़वातीन जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं होती, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत डाउन है, ख़वातीन का लिटरेसी रेट डाउन है। तो ये जो 1 पर्सन 1 वोट वाला जो सिस्टम है ये तो सूट ही नहीं करता पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को देख के। तो अगर हम इसको जमहूरी निज़ाम को लेके इस तरह के चलेंगे तो इस निज़ाम ने तो डिलीवर नहीं किया और ना ये डिलीवर करेगा। और यही रीज़न थी कि मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं किया इलेक्शन में, और इंडिपेंडेंट कोशिश की जाके कि जो भी देखें कराची शहर में जब भी जो भी पार्टी जीती है, पहले जमात इस्लामी जीतती थी, जुल्मत उलमा पाकिस्तान जीती थी, फिर MQM जीतती थी, तो ये मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उससे हमेशा से अपोजिशन में होते थे और कराची का वोटर सफ़र करता था। तो इंडिपेंडेंट लड़ने का जो बेसिक पर्पज़ ये था कि इंडिपेंडेंट आएँ और जिसकी भी गवर्नमेंट हो उसको हम सपोर्ट करें, या कि ये हल्का जो 241 का था जो क्लिफ्टन डिफेंस और मुख्तलिफ आबादियों पे मुश्तमिल था, उसको हम गवर्नमेंट का पार्ट बना दें, या कि ये जो लोग हैं वो इग्नोर ना हो। अब MQM है तो गवर्नमेंट का पार्ट, मगर MQM को कितना वो रिस्पॉन्स देती है PMLN, अब ये वक्त बताएगा। मगर साहब भाई, बातें हो रही हैं, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि आप पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रखते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं चलेगी जी, नहीं चलेगी, ऐसी बातें हो रही हैं, अब हमें नहीं पता। आपको लगता है कि तीनों मिलके और मेन दो पीपल्स पार्टी और अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो इनका चल जाएगा आपस में? जी चलेगा, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रूशल, वो हमेशा से कहते हैं कि नाजुक हालात से गुजर रहा है, मगर इस वक्त हकीकतन नाजुक हालात से गुजर रहा है। हमें लॉलेसनेस का भी वो है फेस कर रहा है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में आप देखें, KP में देखें, तो चारों तरफ से जो है ना वो दुश्मन फोर्सेस भी एक्टिव हुई हुई हैं, मईशत हमारी डाउन है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री, ये मिल के इस पाकिस्तान को भंवर से निकालेंगे। और मेरी दुआ भी है और मेरी नेक ख्वाहिशात भी है कि ये गवर्नमेंट चले और इसमें से जो है ना पाकिस्तान और आम इसका शहरी इससे जो है मुस्तफ़िद हो। हमें अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को एक तरफ करके पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में ये सोचना चाहिए कि हमें ये जो एहतिजाजी सियासत है जो 2013-14 से चल रही है, इसको अब बंद कर देना चाहिए और सबको चाहिए कि मिलके कंसेंसस करके और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए एक 1 पॉइंट एजेंडा पर आके मईशत की बहाली, पीस की बहाली, या कि जो है पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी की तरफ निकले। खित्ते में सबसे पीछे जो है ना अफगानिस्तान से भी पीछे पाकिस्तान रह गया है। बड़े अफसोस की बात है, हम देखते हैं कि उनकी करेंसी हमसे ऊपर जा रही है। जी बिल्कुल। और जो है ना वो हमारे पास डॉलर्स नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर जो मेन सेक्टर्स हैं हम उसको नहीं लुक आफ्टर करते। जैसे IT है, उसमें कोई चीज़ आप इंपोर्ट नहीं करते। हम टेक्सटाइल, एक अजीब व गरीब किस्म के लोगों को प्रमोट करते हैं, अजीब व गरीब लोगों को एक्सेस देते हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आके उनको पोजीशंस देते हैं, जबकि उनको कुछ भी नहीं आता और कोई वास्ता नहीं होता। भाई जी टेक्सटाइल
के आदमी को ही अच्छा शाह भाई, ये कॉमर्स मुझे का समझ मिनिस्टर नहीं लगा आता देते। कि मिनिस्ट्रियां ऐसे लोगों को दी जाती है। अब अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, वो किसी ऐसे बंदे को दे दी जाएंगी जिसका कभी हेल्थ से ताल्लुक नहीं रहा, उसने सिर्फ इंजेक्शन लगवाए होंगे अपने जाके, ये हेल्थ से ताल्लुक हुआ। तो ये मिनिस्ट्री देते वक्त क्या बड़ी ये नहीं सोचते कि यार इसका क्या ताल्लुक है इस मिनिस्ट्री से? तो ये इस दफ़ा पहली दफ़ा कुछ इस तरह से हुआ है कि कुछ टेक्नोक्रेट्स को लेकर आया गया है। जैसे आप मोहम्मद औरंगज़ेब को लेकर आए हैं फाइनेंस में, और इस तरह के 2-3 और लोग हैं। देखें, आपको पाकिस्तान को अगर चलाना है तो ऐसे आदमी को लेकर आना पड़ेगा जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स लगा देंगे तो उसने तो सारा अपने interest तो हिसाब खुद से, ले जाना है उसने। अब आप टेक्सटाइल पे पिछले 40 साल से, भाई टेक्सटाइल की जो इनपुट्स आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, तो आपका जो ज़र मुबादला है उसको इंपोर्ट करने के लिए बाहर जाता है ना। अगर आपने $100 इंपोर्ट किए और एक्सपोर्ट किया 130, तो 100 तो सिर्फ 30 ही किए ना। तो आप आईटी को अपने प्रायोरिटीज़ को, जैसे 2018 में जब मैं एमक्यूएम के साथ मुंसलिक था तो मैंने इनको कहा कि आईटी हालांकि नहीं कर सके, ये फेल हो गए, डिलीवर नहीं कर सके, तो 1 लाख 2 लाख इनको ये चाहिए था कि मुराद अली शाह साहब से बात करते और इसको पूरे कराची को, पूरे सिंध को, हैदराबाद को, नवाबशाह को, लड़काना को, सखर को, ये आईटी जोन्स डिक्लेयर कर देते और जितने भी इस पे जो सेल्स टैक्स है इस पे ऑन सर्विसेज उसको फ्री करते। अब लाहौर में 1% है, इस्लामाबाद में 0 है और यहाँ पे 13% है। ये चीजें तो इस तरह से अगर हैवी टैक्सेशन होगी, आईटी लो हैंगिंग फ्रूट है, कोई इनपुट नहीं है उसमें, कोई ज़र मुबादला नहीं जा रहा, आपका सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होनी है। बिल्कुल जी, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उन्हीं लोगों को पता होती है जो इस फील्ड से वाबस्ता होते हैं। और अभी जैसे शाह भाई ने बताया कि वाकई में उन लोगों को लाया जा रहा है जिनको इन चीज़ों का पता है, तो एक अच्छी बात है। और हम भी यही चाहेंगे कि जी हुकूमत भी चले और जो मुल्क इस वक्त एक भंवर में फंसा हुआ है उस भंवर से निकले, यही दुआ है हमारी। कल मैंने आपको बनाना सिखाया था जामे शीरी किस तरह तैयार होता है, लेकिन आज जामे शीरी से एक और जो हम ड्रिंक तैयार करके दिखाएंगे। और ये मैं मारवी को सिखा रहा हूँ इतने दिन से कि मारवी देखो कैसे सीखा जाता है। और ये दिन आ गए कि एक प्रोफेशनल शेफ को हम सिखा रहे हैं भाई, ये दिन आ गए हैं। अच्छा जी, अगर बहुत से लोग जो है दूध वाला शरबत पीना पसंद करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ जी, एक जग में आप इस तरह दूध भरें, ये दिखा दें भाई, जग में पूरा दूध भरा हुआ हो, थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर आप कंजूसी करना चाह रहे हैं तो, और उसमें डालें आप बर्फ़। मारवी आप थोड़ी ज़रा हेल्प कराएं मेरी बर्फ़ डालने में। ये अच्छा, ये वैसे ही टूटी हुई आराम से डल जाएगी, है ना जी बिल्कुल। क्रश्ड आइस डालेंगे। क्रश्ड आइस गई, थोड़ा हम अपने स्टाइल में काम करते हैं। ठीक है जी, अब जब आपने क्रश आइस डाल दी तो फौरन नहीं डालें ना जामे शीरी, पहले आप इसको ज़रा थोड़ा मिक्स करें ताकि एक फील आए, उसके बाद डालें जामे शीरी। करशी जामे शीरी, लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी, बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा करशी जामे शीरी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। पूरा दिन आप रहते हैं लाइट रहते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार करता है। और अभी भी इन्होंने कम डाला, मैं तो कह रहा हूँ पूरी बोतल डाल दें। ओह हाँ, अब आएगा लुक, मज़े का बनेगा ये। अब आएगा लुक। अच्छा, ये अक्सर मुहर्रम में जब हम बनाते हैं, जब न्याज होती है, और इसमें आप डाल दें बादाम पिस्ते, अभी हमारे पास यहाँ पे है नहीं, जो थे शायद वो मैंने खा लिए। बादाम पिस्ते, खोपरा, ये सब मिक्स करें और ये बन गया आपका दूध वाला शरबत जामे शीरी से। ज़बरदस्त किस्म का शरबत है। अब मारवी पी के बताएंगी, और मैं पूरा नहीं दूंगा, मुझे पता है अब इस चक्कर में मैं आपको ज़्यादा दूँ, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा पी के बताएं कैसा बनाया मैंने, जल्दी से बताएं। बहुत मज़ेदार, बहुत करशी मज़ेदार जामे शीरी बहुत तो मज़ेदार। अब आप मुझे सर्टिफाइड शेफ़ कह रही हैं, मैं जी सर्टिफाइड शेफ़ बन सकता हूँ। करशी जामे शीरी ने आपको सर्टिफाइड शेफ बना दिया। हाँ, आज से मैं करशी जामे शीरी का सर्टिफाइड शेफ़ हूँ, और इसी तरह आप लोग भी बनाते रहें और इन्जॉय करें। हमारा आज का मौजू है तालीम और तरबियत के हवाले से, और मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, तालीम के हुसूल के बारे में इस्लाम में क्या कहा गया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि वजह कायनात है। आपका सवाल कि इस्लाम में तालीम और तरबियत की अहमियत और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, तो अल्लाह ताला ख़ुद बड़े प्यारे अंदाज में हुक्म दे रहा है और फरमा रहा है अपने प्यारे हबीब को कि हबीब आप कह दीजिए कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये असल में उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं कि इल्म का जो ताल्लुक़ है, जब इंसान पैदा होता है, और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक इस बात का जो है सबूत है कि रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो मिनल महद इलल लहद, यानी माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। यानी लर्निंग जो प्रोसेस होती है, सीखने का अमल जो होता है, इल्म जैसे आमतौर पर जैसे नॉलेज कहा जाता है, जानने का नाम है, तो अफ़ला ततफ़क्करून अफ़ला तदब्बरून, जब हम इस कायनात में आते हैं, असल इल्म ये कि अल्लाह की कायनात की कुदरत को देखें और वो इल्म नाफ़े हासिल करें जिससे
हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल कर सकें। यानी असल इल्म वो है जिसके ज़रिए अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर अमल किया जाए और वो अमल करते हुए अल्लाह के सामने सुरखुर हो जाया जाए। रहा तरबियत की बात, तो जैसे कि मैंने कहा कि माँ की गोश्त से जो फरमाया गया, तो इल्म का दूसरा पहलू तरबियत का। इल्म अगर आप देखें तो तरबियत कहते किसे हैं? तरबियत से मुराद ये है कि एक ख़ास पहलू से बच्चे की जो महारत और सलाहियत को उभारा जाए और उभारने के बाद उसे बताया जाए कि बेटा आपने बड़ों के ये काम को इसको और उसकी स्किल्स को, उसकी सलाहियतों को उभार कर उसकी वैसे ही इसे कह रहे नशोनुमा की जाए जिसके ज़रिए उसकी सलाहियतें जब वो बड़ा हो या फिर उस सलाहियत बड़ा भी ना हो तो वो सलाहियतें उजर के सामने आ जाए और लोग माने कि हाँ ये इसमें ये बात अच्छा मोहसिन भाई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म बहुत होता है, बड़े काबिल होते हैं, लेकिन शायद उनकी तरबियत सही नहीं हुई होती। वो पता इस तरह लगता है कि वो दूसरों से अगर बात करेंगे तो बहुत ही एरोगेंट तरीके से करेंगे या दूसरे को बहुत कमतर समझ के करेंगे, जिसमें हम एक गरूर का पहलू भी देखते हैं। तो इनको क्या कहेंगे कि इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन तरबियत नहीं हो पाई? देखिए, इसको दूसरे मायने में ये कहते हैं कि हम जाहिल किसे कहते हैं। हम जाहिल उसे नहीं कहते कि जिसने इल्म या कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं की हों, बल्कि हम जाहिल उसे कहते हैं जिसे बात करने की या सलीका मंदे की तमीज़ ना हो। असल बात यही है कि जो आप कह रहे हैं कि लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर है, ये PhD है, ये फ़लाँ है, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि वो फ़ुक़दान वो यही है कि वो तरबियत में कमज़ोरी है। तरबियत का और यकीन माने ये इतना बड़ा फ़ुक़दान है कि अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा नापसंद फरमाता है जो गुरूर करता है अपने किसी भी अमल के अंदर। और हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया आखिरी दौर में क्या होगा? इल्म को उठा लिया जाएगा। मसद के ऐसे जोहला आ जाएंगे जो अपने आप को फ़न ख़ास समझेंगे, हालांकि वो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन जितना आप इल्म हासिल करते हैं उतना आपके अंदर आजिज़ी आती है, आप में इनकसारी आती है। क्योंकि आप याद यकीन जानिएगा, इल्म ऐसी दौलत है जिस तरह जितना आप खर्च करते हैं उतना ही वो बढ़ता है, ना कि कम होता है। लेकिन इंसान समझता है कि ये जो मेरे पास इल्म आया है ये मेरी मेहनत, मेरी कुव्वत, बल्कि अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह फरमा रहे हैं कि दुआ फरमाते रहें कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाता है, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है जो बंदों को अता फरमाता है। बिल्कुल जी, और उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल ज़रूर होता है जी, पढ़े लिखे जाहिल और इस तरह के लोग होते हैं। और ये बात वाकई में है कि आजकल वो लोग आ चुके हैं जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो इस तरह का प्रिटेंड कर रहे होते हैं, आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो वो वक्त आ चुका है। नदीम भाई, जेलों में जैसे कि आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, हमें जेल में ये भी चीज़ दिखती है जिस पर आप लोग वर्क भी करते हैं कि बहुत सारे लोग छोटा जुर्माना ना देने की वजह से जेलों में पड़े होते हैं। कुछ लोगों के पास बेल के पैसे नहीं होते। स्क्रूटनी का तरीक़ेकार क्या है आपका? आप लोग जो कह रहे हैं कि हम पहले स्क्रूटनी करते हैं, तो किस तरह आप लोगों को पता चलता है कि हाँ यार ये बंदा डिज़र्व भी करता है और इसको हमें जो है वो रिलीज़ कराना? देखिए, इसमें हमारे पास कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं। जस्टिस अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा कोलिशन पार्टनर है, और IG जो सिंध IG जेल है और DIG जो जेल है इस वक्त नासिर खान साहब, वो हमें केसेस भेजते हैं, रेफ़र करते हैं। ठीक है। रेफ़र करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कि हमें बराह रास्त लोग अप्रोच करते हैं, एक हमें जेल से भी हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके मुताबिक हम उसको लेते हैं कि इस कैदी का। अभी तक जो मेरा जो सवाल को जो मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मुझे मौका मिल रहा है ये बात आगे तक जाए, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी हम ये प्रपोज़ल दे रहे हैं और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को भी हम ये प्रपोज़ल दे रहे हैं कि हमें कैदियों के हैबिचुअल जो अंदाज़ है उनका डेटाबेस पे कोई काम नहीं कर रहा। कैदी आ रहा है, जा रहा है, रोटेट हो रहा है, हम उनको निकाले जा रहे हैं और वो एक दूसरी तरफ से वो बैक डोर पे वापस आ रहा है। तो जराइम जो है वो कम नहीं हो रहा है, जराइम बढ़ रहा है। तो हमने इस पर डेटाबेस का मुतालबा किया है कि हमें कैदियों का डेटा होना चाहिए, और हम उन लोगों पे काम नहीं करते जो हैबिचुअल्स हैं, हम उन पे काम करते जो डिजर्व हैं, जो माइनर ऑफेंडर्स हैं, और जो बेचारे कभी फंस भी जाते हैं। और माइनर ऑफेंडर्स हैं मामूली जराइम में। 17 महीने से एक बंदे का हमने केस उठाया, रेलवे की टिकट ना होने की वजह से पड़ा हुआ है। 17 महीने से उसको पता ही नहीं पुरसाने हाल किया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आगे लीगल एड कैसे लेनी है, और लीगल एड के नाम पे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो हमने ये तय किया, हमारे बोर्ड ने ये तय किया कि नहीं, हम उनके साथ काम करेंगे और बहुत देखभाल के, कि चूँकि इसमें बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस भी इसके अंदर आ जाते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम के ज़रिए भी आ रहे हैं। तो क्राइम और दीवानी मुकदमात, इनको देख के हमें चलना पड़ता है। अच्छा, ये जो आपने बताया था कि जो जेल है उधर आप लोगों ने कुछ सेंटर्स भी कायम किए, मैंने लास्ट विज़िट किया था
तो काफ़ी मुझे वहाँ पर बेहतरी नज़र आई इस हवाले से कि वहाँ पर जो भी कैदी बंद हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ों का हो चुका है। वहाँ पे आर्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा है और दूसरी चीज़ों पे हो रहा है। तो आप लोगों ने किन चीज़ों का वहाँ पर देखिए, हमारा तो सबसे बुनियादी मकसद ये है कि इन लोगों को किस तरह इनको रोज़गार दिया जाए। ठीक है, उसके पीछे कौन कौन से दानिश्वर हों, कौन कौन से टेक्नोक्रेट हों, उनको हम लोग मोटिवेट करके भेजते हैं। हमारा काम है लोगों को मोटिवेट करके भेजना और कोशिश करना कि इन कैदियों की अपनी आमदनी शुरू हो जाए। अगर कोई दर्जी का काम सीख रहा है, अब हम जो नया कोर्स मुतारिफ कराया अभी हम लोगों ने, हम फायर मार्शल ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के फायर फाइटर्स की डिमांड से ख्वातीन के लिए हमने प्लान बनाया कि अगर कैदी ख्वातीन नर्सिंग का कोर्स करना चाह रही है, जिससे इन लोगों को बाइज्जत रोजगार मिले, इनके ऊपर जो धब्बा है ये धब्बा खत्म हो। क्योंकि एक क्राइम के बाद अगला क्राइम होता है। अच्छा, एक जुर्म के बाद एक जुर्म नहीं होता, पूरा ख़ानदान उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ना करदा गुनाहों की सजाएं। अब आजकल मेरे पास जो ज़्यादा केसेस आए हुए हैं कि पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती लोगों को डाल देती है। अब एक बैटरी का मेरे पास केस आया हुआ है, बैटरी चोर था। अब बैटरी चोर के ऊपर कहीं किसी इलाके में भी बैटरी चोरी हो, उस बंदे को उठा के इस तरह के लोगों का एक ग्रुप होता है। नदीमा, ये क्यों होता है? या ये होता है कि वो एसएचओ पे प्रेशर आया हुआ होता है कि जी भर्ती करने कुछ लोग चाहिए, तो कहते हैं यार हैप्चुअल कौन है, या जो बेचारे छोटे मोटे कहते हैं जी डालो बस डालो। भाई, आप जिस तरह आपने इस पे काम किया है और आपके तो बड़े प्रोग्राम भी मैंने देखे हैं, तो आप खुद देखें कि पुलिस का निज़ाम कितना मुश्किल है। अभी शाह इमाम साहब ने एक बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया आईजी गुलाम नबी मेमन साहब को, और उसके अंदर ये लोग कॉन्सेप्ट लाए हैं कम्युनिटी पुलिसिंग का, जिसमें मुराद अली सोनी साहब भी लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। CPK वाले और कल आज हमारी इंशाल्लाह गिजरी थाने के अंदर भी ये सिस्टम ला रहे हैं। तो बात है कि हमें सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना होगा। हमें ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। हमने अब बहुत देख लिया गवर्नमेंट्स के ऊपर, अब बार बार हम तनकीद पे भी नहीं जा रहे। हमारा ये बड़ा कीमती वक्त है, तो हम इस कीमती वक्त का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जो भी सुन रहे हैं। और एक मैं दो चीज़ें डेडिकेट करूँगा वक्त की कमी की वजह से। एक, हमारे वकला बरादरी को हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी जो बार एसोसिएशन हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार है, कराची बार है, वो वकला जो अपनी खदमात दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बड़ी बात। दूसरा, इस शहर कराची के मैं उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूँ जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कि इस शहर ने एक नया कल्चर दिया पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का ये शहर कराची, ये लोग बहुत ज़्यादा अतियात देते हैं और इनके दिल नहीं भरते अतियात दे दे के, और ये शहर को फिर अल्लाह की रहमत है। तो मैं इस शहर के लोगों के उन लोगों को भी डेडिकेट करता हूँ कि जो डाउन टू अर्थ लेके भी काम करते हैं, इनका आप नाम नहीं सुनते किसी टीवी चैनल से। और ये जो नदीम भाई ने बात कही ये बड़ी अच्छी है कि जो जैसे शाह भाई ने भी और लोगों ने भी प्रपोजल देते हैं, तो उन प्रपोजल्स को सीरियस लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि ठीक है, एक बंदा सपोज एक आईजी लगे हुए, वो उस प्रपोजल को सीरियस ले रहे हैं, उस प्रपोजल पे काम भी शुरू होता है, लेकिन जो अगला आईजी आता है वो उस प्रपोजल को बंद कर देता है। ये भी एक बड़ा इशू होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। शाह भाई, क्योंकि आप ज़ाहिर कानूनदान भी है, लोगों को इंसाफ भी दिलाते हैं, शाह भाई हमारे यहाँ ये अदालतों में फैसले इतनी देर से क्यों होते हैं? कई दफ़ा तो ऐसा सुनने में आता है कि जी बंदा मर गया उसके बाद फैसला हो रहा है, तो ये डिले कहाँ से होता है? ये प्रोसीजर डिले जो होता है इतना अक्सर इंसाफ मिलने में, इसकी वजह क्या है? देखिए, सिस्टम तो सारे ही आपको पता है पाकिस्तान के मैस्ड अप हैं, तो ये एक अदालती निज़ाम भी उसी सोसाइटी का पार्ट है। बेसिकली आपकी जो सोसाइटी है ना, वो डिटरमिन करती है कि कौन सी चीज़ सही और कौन सी गलत। तो हर चीज़ हिली हुई है इस वक्त क्या कई दहाइयों से हिली हुई है, और इसमें वकला भी ज़ाहिर इसमें होते हैं, और डिले के बहुत मल्टीपल वो होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस होती हैं ना, उसमें तो जल्दी फैसला हो जाता है। अच्छा, जो सूट्स होते हैं ना, जिसमें दोनों प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे डिले होता है। अदरवाइज़ जहाँ पे गवर्नमेंट इदारा के ख़िलाफ़ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे स्पीडी आपको रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टोटल ही बिल्कुल डिले है, ऐसा नहीं है। शाह भाई, ऐसा है जहाँ वकला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे वकला हैं, जैसे कि नदीम भाई ने बताया। वहीं कुछ जगहों पे ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कि कुछ वकील चाहते हैं कि केस लंबा ही चलता रहे ताकि हमारी फ़ीस बनती रहे। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फ़ीस तो वन टाइम होती है, ये नहीं होता कि हर पेशी पे जो है ना आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो वो तो आपको शुरू में या केस के बाद मिल जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2, 2.5, 3, 4 साल की प्रैक्टिस में कुछ 700-800 केसेस हैं, उसमें से 340 तो डिस्पोज ऑफ करवा दिए हमने। तो वो तो आपके अपने ऊपर होता है कि जल्द से जल्द आप उसको डिस्पोज ऑफ कराएं और अपने उसमें कंधे से उतारें। और ये नहीं है कि डिले के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो सूट्स होते हैं ना, जिसमें दोनों प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे डिले होता है। प्रॉपर्टी के मैटर बहुत डिले होता है। हाँ, एविडेंस होता है, और उसमें ज़ाहिर है फिर वो एक पार्टी चाह रही होती है कि डिले हो, एक पार्टी चाहती है जल्दी हो जाए, तो उसमें डिले हो जाता है। मगर ये कि मिक्स प्लेट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, पूरा का सिस्टम अच्छा है। कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, कहीं डिले है, कहीं फास्ट है, कहीं स्पीडी है।
तो ये एक समझें कि एक मिक्स्ड इसके रिज़ल्ट है। अच्छा शाह भाई, हमारे यहाँ जहाँ बहुत सारे मसले खड़े हुए, वहीं एक मसला स्ट्रीट क्राइम आज तक खड़ा हुआ है। अच्छा, मसला ये आता है कि जब हम देखते हैं कि उनको पुलिस पकड़ती है तो ऑलरेडी उनके ऊपर पहले के 3-3, 4-4 केसेस होते हैं और वो बेल पे बाहर होते हैं। इस मसले का क्या हल निकाला है जब यही मसला चलता रहेगा कि जी वो जाएंगे फिर बाहर आएंगे, फिर जाएंगे फिर बाहर आएंगे, काम उन्होंने वही करना है। देखें, जो CSS का मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो कस्टम्स था, तो मुझे इंटरव्यू पैनल ने कहा कि अपने आप ऑप्शंस को रिवाइज कर दें और आप जो है ना वो PS या DMG को ऊपर कर दें। तो मैंने कहा मैं पुलिस को कर देता हूँ। तो वो उनमें से किसी मेंबर ने कहा कि आप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करेंगे? तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं करूँगा। और फिर मैंने पूरा जुडिशल सिस्टम उसमें डिस्कस किया और एंड मैंने किया मोहम्मद तुगलक पे कि मोहम्मद तुगलक ने सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है इंडियन हिस्ट्री में। तो उसके आखिरी जुमला ये था कि आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट ऑन द डे ऑफ जजमेंट माई अल्लाह विल डिसाइड कि मैंने सही किया या गलत किया। तो इसका हल तो ये है कि जो बार बार पकड़ा जा रहा है ना, और ज़ाहिर है वो बच्चों को मार रहा है, ये कर रहा है, स्नैचिंग कर रहा है, तो ऑन द स्पॉट जो है ना उसको फारिग कर देना चाहिए। अच्छा शाह भाई, एक इशू ये भी है कि ज़ाहिर है कराची में हर जगह से लोग आते हैं और जिसमें बहुत सारे गैर मुकामी भी आते हैं। अच्छा, आप ठीक है रोज़गार करने आए, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद भी पाई जाती है जो गैर मुकामी होते हैं। इलीगल अगवांस भी कई दफ़ा पाए गए हैं। इनके लिए क्या किया जाए? बहुत सी दफ़ा तो ये होता है कि इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है कि ये जी कराची में है भी कि नहीं है। देखिए, अब महल्ला कमेटीज़ बनाएं और ये जो बैरिक्स हैं वो बनाएं, अपने महलों को आप सिक्योर करें। पुलिस आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, नफरी कम है। नफरी कम है, मोबाइल में पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता। तो ये महल्ला कमेटीज़ को एक्टिवेट करें, कम्युनिटी पुलिसिंग जिस पे ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम एक्टिवेट करें, और पहरेदारी सिस्टम हो, कैमरेज लगे हुए हों, और इस तरह का जो भी कोई आए तो उसको फिर कोशिश ये करें कि पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें और कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। मगर अगर कोई ऐसा क्रिमिनल पकड़ा जाता है कि जो गोली चला रहा है और लोगों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है बच्चों को, तो फिर उसका भी जो है ना अंजाम वही होना चाहिए जो वो दूसरों का करना चाह रहा है। अच्छा शाह भाई, क्योंकि आजकल हम इतने माशी हालात में फंसे हुए हैं कि लोग इस चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा वो नहीं करते। अनटिल अनलेस किसी के साथ वाक़या होता है तो अफसोस ज़रूर करते हैं, सोशल मीडिया पे 2-4 पोस्टें डाल देते हैं, लेकिन लोग इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। एक बड़ी वजह तो ये है कि हम आजकल खुद अपनी टेंशनों से बाहर नहीं आते। घर से निकलो, जहन में 10 टेंशन चल रही होती, यहाँ से कमाना है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नहीं, बैरिक्स वगैरह तो देखिए पहले भी थे, वो काट के और पूरे खत्म नो कर दिए एरिया थे। से ख़त्म कर दिए थे। वो इसलिए उस आपकी वक्त बैरिक्स की अच्छी चीज़ है। उस वक्त की जो है ना वो हो सकता है ज़रूरत वो हो कि बैरिक्स हटाना। इस वक्त की ज़रूरत ये है कि बैरिक्स हम लगाना। बैरिक्स लगाएं और अपने मोहल्लों को देखिए। दरवाजे पे माओ के जब जेवर छीन रहे होते हैं वो, तो बच्चा घर से निकल कर आता है, पैनिक कर जाता है और फिर वो बेचारा कत्ल हो जाता है। तो इस सूरत हाल में अपने महलों को सिक्योर करने के लिए अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को हमें बैरिक सिस्टम करना चाहिए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्राइवेट हम सिक्योरिटी गार्ड्स भी रख सकते हैं, हम चौकीदारी सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। चूँकि पुलिस की रिसोर्सेज जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस नहीं कर सकती, मगर रिसोर्सेज नहीं है। कम फिर है। 1 से 1.5 करोड़ की आबादी फ्लोटिंग है, आती है वारदात करके निकल जाती है, आती है वारदात करके निकल जाती है। फिर एंट्री एग्जिट जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे इनकी इंदराज होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे जो लोग आ रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे होता है कि जो आए उसकी पूरी वहाँ एंट्री हो, बायोमेट्रिक्स हो, फिर शहर के अंदर आए। और अगर उसका जो CRO का एक सिस्टम इन्होंने बनाया है पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड का, उससे उसको क्रॉस मैच करें। और एक आदमी क्रिमिनल अगर शहर में आ गया तो उसको फिर वॉच रखना चाहिए। फिर जितनी कच्ची आबादियाँ हैं उनका डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए। डोर टू डोर जाके उसको चेक करें, जो इलीगल असला आया हुआ है उसको चेक करें। आपको करना पड़ेगा इस शहर शाह को भाई, देखिए, करने आप के इतनी लिए। अच्छी एडवाइस दे रहे हैं तो ये ज़ाहिर है आपने गवर्नमेंट को भी दी होगी। शाह भाई, ये करेगा कौन? करेगी तो गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट खुद इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में कि हम ये करें? कर लेना चाहिए अब तो। नहीं, करती है, बिल्कुल करती है, मगर प्रेशर देखिए, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अगर किसी आबादी में किसी पॉलिटिशियन का वोट बैंक है तो वो आके खड़ा हो जाता है सामने कि यहाँ ना करें। आपको सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए। जैसे एपेक्स कमेटी बनी थी तो इसी तरह कराची शहर के लिए, और जैसे कच्चे में डाकू घूम रहे हैं वहाँ के लिए एक अपेक्स कमेटी लोकलाइज प्रोविंस की होनी चाहिए और सबको ऑन बोर्ड लेके, और इन रिस्पेक्ट के वहाँ का MNA MPA कौन है, उस आबादी को, जितनी कच्ची आबादियाँ हैं शहर की, उनको बिल्कुल कॉमिंग होनी चाहिए। कौन कौन उसमें रह रहा है, कितने इलीगल डेंस हैं। जैसे मैं हिजरत कॉलोनी में जो इलेक्शन में गया तो वहाँ पे 5 से 10 हज़ार बच्चा 5 साल से 15 साल की उम्र तक का स्कूल नहीं जा रहा। और ज़्यादातर वो बच्चे जो हैं KPK के हैं, या तो मानसरा बेल्ट के हैं या पश्तून बेल्ट के हैं। फिर हर दूसरे घर का एक बच्चा जो है वो जेल में वारदात में।
या तो उसने स्ट्रीट क्रिमिनल है, या वो ड्रग में है, या वो लैंड में है, या वो स्नैचिंग में है, या किसी न किसी वारदात में। हर दूसरे घर का एक बच्चा जेल में। अच्छा, हमारे यहाँ शाह भाई एक मसला और ये भी है कि रात गई बात गई। हम ये देखते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले इलीगल अगमांस के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन भी हुआ था, लेकिन अब बात खामोश है। अब नहीं पता कि एक्चुअल क्या हो रहा है। अब अगर नई गवर्नमेंट आएगी वो ठीक है, उस पर एक्शन लेगी नहीं लेगी, क्योंकि इलीगल तो कोई भी हो, चाहे अगवान हो या कोई भी हो, या हम भी किसी मुल्क में हमारा बंदा भी इलीगल है, उसे तो वापस भेजना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन हमारे यहाँ बस ये होता है, एक वबा होती है, हवा चलती है, बस ठीक है जल्दी 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 करो, उसके बाद बात फिर ख़त्म। देखिए हम लोग जो है ना मसलहतों का शिकार हो जाते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ रूल का शिकार हो जाते हैं। मोटी मोटी चीज़ें करनी चाहिए। जो लोग आ रहे हैं शहर में और जो जा रहे हैं उनका डेटाबेस होना चाहिए, और जितने जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, जो ट्राले आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। बाकायदा हमें स्कैनर्स लगाने चाहिए कि इलीगल असला अगर इस शहर में आ रहा है तो उसकी मूवमेंट कौन, और जितनी कच्ची आबादियाँ उनका पूरा डेटाबेस होना चाहिए। घर घर कौन आ रहा है, किसको मकान दिया जा रहा है, कौन आया। देखें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ चुकी है कि हम उसको क्रॉस मैच करके, जो इनका CRO है पुलिस का, नादरा का डेटा है, और पूरा इसको कॉमिंग करके आप पूरा बना सकते हैं शहर के लिए कि कौन आया कौन गया, और कौन कौन इसके हिस्ट्री चीटर हैं, कौन गड़बड़ कर रहे हैं, पूरा बन सकता है अगर हम करना चाहें तो। अगर हम नहीं करना चाहते तो फिर ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 10 दिन भर ट्रैफिक चलता रहता है, हैवी ट्रैफिक, आपके क्लिफ्टन ब्रिज से जो है ये पेट्रोलियम के ट्राले जो है, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया उस दिन 5 से 8 हज़ार आदमी जल के मर जाएगा। शारा फैसल को रूट पकड़ लिया, नॉर्दर्न बाईपास पे ये जाते नहीं है। तो जो डंपर माफिया है, टैंकर माफिया है, लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, आर्म्स माफिया है, वाटर माफिया है, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इवन जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने भी एसोसिएशन ये लोग बना लेते हैं। ये नहीं कि इसमें गवर्नमेंट के अपने भी कुछ लोग हैं जिनका स्टेक होता है, वो कहते हैं बस छोड़ो ठीक है, थोड़ा प्रेशर दो, थोड़ा मीडिया पे आओ, उसके बाद बस खत्म। नहीं, भत्ते चल रहे होते हैं, वही ना, मतलब अपना स्टेक सीधे सीधे भत्ते चल रहे होते हैं। हैवी ट्रैफिक दिन में अगर चल रहा है तो इसका कोई तो बेनिफिशियरी है ना। कानून कोई तोड़ रहा है तो कोई तो इसका बेनिफिशियरी होगा ना। हम ये देखते हैं कि आवाम भी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है, वो भी कहती है ठीक है यार पैसे दो, काम करो। एक सिस्टम हमने खुद ही ये बना लिया। तो गलत है ना सारा, बिल्कुल हमें इसको देखना चाहिए। अब आप देखें शारा फैसल एक ही रोड रह गई है, सारा ट्रैफिक आपने उधर डाइवर्ट कर दिया। भाई एमेजिना रोड से डंपर चलते हैं, ये आपका नॉर्दर्न बाईपास से चलते हैं, नेशनल हाईवे से चलते हैं, सबको आपने शारा फैसल पर डाल दिया। क्लिफ्टन ब्रिज से ये जा रहे हैं, बिल्कुल अगर आबादी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, रक्षों में गुजर रहे हैं, छोटी गाड़ियों में, अगर ये उलट गया और आग लग गई, अल्लाह ना करे, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 4 से 5 हज़ार आदमी जल के मर जाएगा। अब आप ये देखें जी, ये ज़ाहिर है शाह भाई जो चीज़ें बता रहे हैं वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट से भी शेयर की होंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इन चीज़ों का क्यों नहीं सोचती। आखिर किससे हम डर जाते हैं, किसका स्टेक होता है, हम स्टेक में लगे रहते हैं जी, इसका स्टेक है, ये बंदा हमारा कट जाएगा, और इसका जो खमियाजा उठा रहे हैं वो कराची की आवाम उठा रही है। और जैसे कि शाह भाई ने बताया, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, 10 दफ़ा खाक, खुदा ना खास्ता है वाक़या होगा, उसके बाद तो फिर आप लोग एक्शन भी लेंगे। कुछ दिन हम ये देखेंगे जी ट्रालों पर बड़ी सख्ती हो रही है, लेकिन वाक़या होने से पहले ही अगर उसका क्योर कर लिया जाए तो क्या बुराई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचिएगा ज़रूर। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल लगा हुआ है, और जो मारवी ने क्या बनाया था आपने? चिकन करी। चिकन कड़ी बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्ती। मेहमानों से अपने पूछते हैं, मोहसिन भाई कैसी लगी आपको? बेहतरीन बनाई, और आज की तरह भी मसाला बिल्कुल दरमियाना था और सब चीज़ बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। शाह भाई आप फूडी हैं, पहले ये बताएं मुझे, फूडी हैं आप, शौकीन हैं? अब मेरे जिस्म से अंदाजा नहीं होता आपको। भाई कुछ लोग नहीं भी होते हैं शौकीन, इतने तो है खाने का शौकीन है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना इन्होंने बनाया मारवी ने, और मैं आई विश हर वेरी गुड लक एज ए शेफ, और अल्लाह ताला इनके हाथ में और जायका डाले, और तो पास किया आपने माशाल्लाह। ढेरों दुआएं इसके लिए। बिल्कुल। नदीम भाई? सर बहुत सारी सहरियाँ खाई, आज की सहरी हमें याद रहेगी। बहुत सारी बातें हुई सहरी के दौरान भी, बड़ी नेकी की बातें हुई, और खाना इतना लजीज सा दिल चाहता है खाते रहे, लेकिन चूँकि अब ज़ाहिर पेट भी अपना है। नहीं, आपको हम दे देंगे पार्सल करके, आप इफ्तार में खा लीजिएगा, आप इफ्तार में खा लीजिएगा। पहले मारवी भाई, बड़ा ज़बरदस्त खाने की आपकी रोज़ तारीफ़ें हो रही हैं। आज 18वीं सहरी है, और 18 दफ़ा हम आपके हाथ का खाना खा चुके हैं। थैंक यू लाइक करने के लिए। और अभी तक हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है हमें। तो 18 दिन किसी का खाना खा लो, किसी के हाथ का तो पता चल जाता है, और बड़ा अच्छा टेस्ट है। वेरी गुड। आप अपना रेस्टोरेंट खोलिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और हमारे लिए डिस्काउंट होगा। बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल डिस्काउंट होगा, बल्कि फ्री। जी बिल्कुल। कल खुलवाओ भाई इनका, कल खुलवाओ सारे महकमों से, वरना हम शाह भाई को बीच में डालेंगे, जो महकमे तंग कर रहे होते हैं तो हम क्लियर करवा देंगे आपको। तो शाह भाई फिर अगर कोई कहीं मसला आएगा, जो आ रहे होते हैं तो कोई केस वेस होगा, हम देख लेंगे।
अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम थोड़ा सा बचपन की जानिब भी जाते हैं कि भाई बचपन कैसा था, कितने शरारती थे। शाह भाई, मुझे आपको देख कर ऐसा लगता है, जितने सालों में मैं जानता हूँ, कि आप बचपन में एक तो शैतान होंगे, दूसरा आपसे लोग बहुत डरते होंगे। ये बात सही है या गलत है? देखें, मैं तो गैंगस्टर टाइप होता था, है ना, मैंने सही मेरी वो assumptions हुई। और 20-25 लड़के साथ घूम रहे होते थे। और होता ये था कि हम तो हैदराबाद शहर के हैं ना, तो हैदराबाद में तो महल्ला वॉरफेयर होती थी। एक गली वाला दूसरे गली में नहीं आएगा, तीसरी गली और तो जो बहुत ज़्यादा सीरियस कोई मामला हो जाते थे तो हम समझेंगे डॉन होते थे अपने महल्ले के। शाब को ले आओ। शाब भाई नहीं, शाब भाई कहते थे उस वक्त लड़के, शहाब। और फिर एक और हमारा नाम था घर का जो था ना, दानियाल को ले आते हैं। कोई डैनी कहता था, कोई कुछ कहता था, तो रुमाल शुमाल बंधा हुआ गले में, और हाँ ये कौन है, किसने मसला किया है। तो वो, मगर मैं पढ़ने में भी जो है ना। शाह भाई, मैं इसी तरफ आ रहा था, जो इस तरह के लड़के होते हैं जिन्होंने बड़ा एक ज़रा इस तरह को गुजारा होता है, जैसे हमने भी गुजारा था अपने तौर पे, तो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन आप पढ़ाई में अच्छे थे। मैं पढ़ाई में अच्छा था, और मेरी हरकतें जो थी वो सारी गुंडों वाली थी। मगर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मैं डिबेट्स में बहुत अच्छा था, मैं, और अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में ऑलराउंडर। अच्छा, वैसे कौन से स्पोर्ट ज़्यादा शौक से आपने खेले? हॉकी बहुत शौक से खेलता था। अच्छा, हॉकी। मतलब हॉकी बना उमूमन इतने लोग नहीं, बहुत शौक से खेलता था, और मज़े के लिए फिर बैटिंग करते थे, 1 डाउन जाते थे, 1 डाउन 2 डाउन। अरे अपनी बदमाशी है, 1 डाउन 2 डाउन, ओपनर भी चले जाते आप तो। ओपनर ही हो जाते थे, ओपनर पहली बॉल पे आउट हो जाता था। अच्छा शाह भाई, जब इस तरह का कोई भी लड़का कर रहा होता है, ज़रा मोहल्ले से शिकायतें भी आ रही होती, तो एक घर की जानिब से बड़ी सख्ती होती है, तो आपको कभी घर की जानिब से सख्ती की गई कि भाई क्या कर रहे हो तुम ये, या कहते थे बच्चा फर्स्ट आता है तो चलो कोई बात नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता था। ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं होते थे हमारे कि घर तक शिकायत आ जाए। और मगर ये होता था कि अगर मगरिब के बाद अगर बैठ गए ना, हॉकी खेल के ग्राउंड ज़्यादा होते थे, तो दूर से फिर नज़र आता था कि अम्मा जो है ना, वो एक औरत आ रही है, हाथ में वो कपड़े धोने का डंडा है, अरे, और वो चादर पहने, फिर हम दौड़ लगाते थे। मगरिब के बाद कोई अलाउड नहीं था घर आना। और मेरे तो दोस्त कम पिटे हैं, आफ्ताब भाई जो मेरे से बड़े भाई हैं, उनके दोस्त ज़्यादा पिटे हैं। वो आते थे तो हॉकी से मिला। अच्छा, दोस्त भी पिट जाते थे? उन्हीं की पिटे कि आई क्यों, ये पढ़ाई का वक्त है। हमारी वालदा ने हमें बहुत सख्ती की है पढ़ाई लिखाई पे, आने जाने पे, टाइमिंग्स पे। भाई पे ज़्यादा सख्ती होती थी, मुझ पे, मैं 4-5 साल उनसे छोटा था, तो मेरी थोड़ा सा मुझे ब्रीदर मिलता था, एडवांटेज मिल जाता था कि छोटा भाई है। चलो, और ठीक रहा बचपन तो मज़ेदार था। मजे नहीं, वो शाह भाई को देख के लगता है, मैंने तभी पहले कह दी था, मैं जानता तो काफ़ी अरसे से हूँ, लेकिन बचपन पे कभी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मुझे था आइडिया कि शाह भाई बचपन में वाले लड़के नहीं होंगे जो बिल्कुल पढ़ाकू होते हैं ना, सीधे से मांग निकाल के जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था। पीछे बैठते थे सबसे आखिरी बीच में क्लास में। ये फिर हैरत की बात है, आप पढ़ने में अच्छे थे। अच्छा, वो बांध के तो किसी के कान पे मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी के दुम बांध दी। ये सारी चीज़ें करने के बाद पढ़ाई में अच्छा होना, ये एक बड़ी अलार्मिंग सी बात होती है, बड़ी हैरान कुन बात होती है। नदीम भाई, आपका बचपन कैसा था? सर, आप ज़रा मुझे सीधे से लगते थे। बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन ज़्यादा शौक गुजरा कम्युनिटी वर्क में। मैट्रिक हमने आशा वानी स्कूल से किया, स्कूल की यूनियन में सबसे ज़्यादा वोट मुझे पड़े। फिर मैं SM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में भी मैं टॉप स्टूडेंट रहा। फिर SM लॉ कॉलेज में मैं ज़ाहिर स्टूडेंट लीडर था, तो पॉलिटिकल थोड़ा सा प्रेशर बहुत आया, शहर के हालात भी आपको पता कैसे, तो डेली। अच्छा, स्टूडेंट लीडर जो होता है वो फिर थोड़ा बदमाश टाइप भी होता है, तो लेकिन आप तो बिल्कुल देखिए, नजरियाती सियासत का मेरा शौक था। मैं कहता था टेबल टॉक पे पॉलिटिक्स करो, मेरा हमेशा बातचीत करो, बातचीत पे आ जाओ तो फिर मजा आता है ना। लेकिन बहरहाल ये कि वो दौर बहुत अच्छा था। आज उस दौर के जो स्टूडेंट थे, जो हमारे मुखालिफ भी थे, वो आज भी हमारे दोस्त हैं। ये हमारी कामयाबी है, हमने कमाई दोस्त है शहर में। ये भी एक बड़ी वो होता है, टैलेंट होता है कि अपनी बातों से कायल करना, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर लोग कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन बातों से कायल कर लेते हैं तो बड़ी बात है। दूसरा शहरी भाई, जो सबसे ज़्यादा मैं बार बार जोर देता हूँ इस शहर कराची के हवाले से, इस शहर ने सबको यानी एडजस्ट किया। बिल्कुल, हमारे ख़ानदान कहाँ से शिफ्ट हुए, पंजाब से शिफ्ट हो रहे हैं, कोई इंडिया से शिफ्ट हो रहे हैं, KPK से हो रहे हैं। हर जगह के इस शहर के अंदर क्या तासीर है, क्या इसकी खूबियाँ अल्लाह ताला ने इसको दी हैं, और ये नेमतें दी हैं हमारे को। हम लोग मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन इस शहर को तबाह किया जा रहा है। तबाह तो किया जा रहा है, लेकिन शहर का कोई नहीं सोच, इस शहर को कोई ओन नहीं करता। ये शहर सबका है, लेकिन इस शहर का कोई नहीं पालता सबको है, मगर कोई इसको नहीं पालता। और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात होती है, बड़ा हमारा भी दिल वो होता है ख़राब। और बिल्कुल सब आए, हर जगह से आए, सब हमारे भाई हैं, पाकिस्तान में रहने वाला हर कोई भाई है, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, लेकिन जो आके एलिमेंट्स इस शहर को ख़राब कर देंगे, कब्ज़ा माफिया, कोई माफिया, वो एक बड़ा अफसोसनाक अमल होता है, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मोहसिन भाई, आज जो हम बात भी कर रहे हैं तालीम और तरबियत की, अगर हम बात करें कराची शहर और इधर और जो
हमारे इस्लामाबाद है, लाहौर है, वहाँ तो चले लड़का लड़की बिल्कुल साथ पढ़ेंगे और जितनी एजुकेशन लड़का ले रहा है लड़की उतनी ही लेगी, बल्कि उससे ज़्यादा भी ले लेगी। लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ाने का इतना ज़्यादा सीरियस कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कितनी ज़ाती है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात की। आप याद रखिएगा कि इस्लाम ने कभी भी जो ना ये मना नहीं फरमाया कि सिर्फ मर्दों को ये हक़ हासिल है कि वो इल्म हासिल करके, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जितना, और जो कुरान हदीस की रोशनी में जो हमें मालूम चलता है कि जितना मर्दों को इल्म के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया हासिल करना, ऐसे ही औरतों के लिए भी फरमाया कि उनके लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। फिर दूसरी बात आप याद रखिएगा, हज़रत अली का कौल है, और मैंने पहले भी ये बयान किया कि अली हज़रत फरमाते हैं कि अब अपनी औलाद को उनके दौर के लिहाज से इल्म दो, ना कि, और उनके दौर के लिहाज से तरबियत दो, ना कि अपने लिहाज से, क्योंकि तुम्हारा दौर मुख्तलिफ था, उनका दौर मुख्तलिफ है। तो मालूम ही चला कि औलाद में दोनों शामिल हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर कोई ये बात कर रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह हमारी इल्म के ज़रिए पर सीखने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी, तो याद रखिएगा रसूल खुदा ने मर्द को नहीं कहा कि उसकी गोद में जो बच्चा है उसकी तरबियत गाह जो है वो बाप का है, बल्कि माँ को फरमाया। तो माँ तभी तरबियत करेगी ना जब उसके पास तरबियत की तमाम मराहिल पूरे होंगे। माँ तभी तो इल्म बांटेगी जब उसके पास पूरे मराहिल होंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे शाह भाई कि हमारी वालदा ने हमें सख्ती तौर पे और तो तरबियत दी और समझाया। तो असल बात यही है कि एक औरत जो होती है वो चार जो शख्सियात है, हदीस में आदत फरमाते हैं, एक औरत चार मर्दों को जन्म में ले जाएगी। पहला बाप, दूसरा बेटा, तीसरा शौहर और चौथा उसका भाई। तो मालूम ये चला कि एक औरत की अगर आप तरबियत कर दें, उसे इल्म से नवाज दें, तो वो चार मर्दों को इल्म दे सकती है, वो चार बंदों की तरबियत कर सकती है। तो ये बात कहना कि भाई कि मर्द का सिर्फ इल्म हासिल करना ज़रूरी और है। फिर वो जो इल्म हासिल भी करवाते हैं ना, वो ये करा देंगे बस ठीक है स्कूल में करा दिए, जबकि मैं ये देखता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा अमूमन टैलेंटेड होती हैं और अगर उनको आगे पढ़ना चाह रही हैं तो बिल्कुल इसमें रोकना गुनाह है। ये बात मैंने इसी वजह से मुफ्ती साहब से पूछी। ये गुनाह है कि बहुत सी जगहों पे मैं आज भी देखता हूँ कि इनकी शादी हो जानी, शादी होकर भी एक ज़िंदगी है। हमारे यहाँ उनके पता पैरों पे खड़ा किया जाए उनको। हमारा पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है कि जी बस शादी हो गई तो बस लड़की की ज़िंदगी ख़त्म, नहीं भाई, उसने आगे पूरी पूरी नस्लें बनानी है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको सोचना चाहिए। शाह भाई, शादी की बात हो रही है, आपकी जब शादी हुई तब आपकी जो आपकी मिसेज हैं, क्योंकि वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, तो उन्हें कभी इशू हुआ आपके गुस्से से, या उनके सामने आप बिल्कुल डंडे थे कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं? नहीं, उनको इश्यूज हुए शुरू में। फिर उन्होंने सही करा कि मतलब एडजस्ट हो गए? मुमानी ने उनको कहा कि तुम्हारे मामू भी गुस्से के तेज थे, अब वक्त के साथ साथ सब सही हो जाता तो कज़न थी आपकी? है। मेरी फर्स्ट कज़न है। तो बचपन से नहीं देख रही थी कि दानियाल या शहाद जो है ये इतने गुस्से के तेज़ हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई ये ख़त्म करो? नहीं, हुआ ये कि इस तरह से कि मैं हैदराबाद गया तो मैं 4th ईयर में था उस वक्त मेडिकल के, तो इनके रिश्ते आए हुए थे। तो मुमानी ने पूछा, एक डॉक्टर था, एक बैंकर था, एक आर्मी से था। मैंने मशवरा उनको दिया कि ये जो बैंकर है उससे कर लें, ग्रिलनेस बैंक में। खुद ही मशवरे भी दे रहे थे आप? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा ये डॉक्टर और ये कैप्टन, ये तो नहीं कमा रहे इतना आजकल। मतलब हाँ, ये तो मैं आपको 1990 की बात बता रहा हूँ ना। सुबह जब मैं उठा तो मेरे बेड पे एक तरफ मेरी बहन बैठी हुई थी और एक तरफ अम्मा, और बहन की वो बचपन की दोस्त थी, उन्होंने हमें करनी है, तो मैं तो थोड़ा सा रेजिस्ट किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने चले पापा जो है ना वो मेरा साथ देंगे। तो पापा जब वापस आए यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने बस बुला के कहा कि हम जा रहे हैं शाम में, ये रिश्ता लेके गए। बस मुझे खाला ने, हमारी छोटी खाला थी, उन्होंने बुलाया, बिठा के मंगनी कर दी। अच्छा, पहले के लड़के भी बड़े साबिर होते थे, मतलब जो बोल दिया बस ठीक है, आगे से कोई वो नहीं खाला का कॉल आई फ़ोन पे कि मैं तैयार होकर आ जाओ, मैं जाके बैठ गया हूँ। इतना सिंपल हाँ, और एक वो पीला सा दुपट्टा उसको पहनाया हुआ था, मुस्कुरा रही थी। मैं ये कहता तुम तो बड़ी खुश लग रही थी, मैं तो बड़ा उदास था। 7 साल मंगनी रही हमारी और उसके बाद फिर शादी हुई। अच्छा, माशाल्लाह। 97 में। लेकिन शादी के बाद ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, चेंज आता है। जैसे बच्चों के साथ कैसे हैं आप, सख्त हैं या ठीक है? नहीं, सख्त नहीं, सख्त तो हूँ थोड़ा सा। बॉयज़ के साथ जो बॉयज़ हैं ना वो पहले हुए हैं 99, 98, 2000 में, और डॉटर फिर 10 साल बाद हुई है। तो वो जब हम साथ घूमते थे तो बच्चों से तो 4-4 दिन मुलाकात नहीं होती थी, क्योंकि मैं रात पहुंचता था तो सो रहे होते थे, सुबह उठता था तो जा चुके होते थे। तो उसके बाद जब मैं घर आया सारी चीज़ों से फारिग होके, तो वो बच्चे जा चुके थे बाहर पढ़ने के लिए, अमेरिका, कनाडा। तो फिर ये फातिमा मैडम हमारे साथ होती थी, और बस फिर सारा बचपन इसका एंजॉय किया, बेटी का। और ये एक बड़ी अच्छी बात होती है कि जो फादर होते हैं ना, वो अगर फ्रेंडली रहें बच्चों के साथ, ये नहीं कि बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दें आप, लेकिन एक नज़र तो रखनी चाहिए, लेकिन फ्रेंडली रहें,
तो ये बड़ा अच्छा होता है। अच्छा नदीम भाई, हम जब कभी सहरी के दस्तरखान पे बैठते हैं तो हमें अपना बचपन की सहरियाँ बड़ी याद आती हैं। अभी ज़ाहिर रमज़ान तो हमेशा ही बरकतों का महीना है, पहले भी हो, अब भी हो और आगे भी रहेगा, लेकिन बचपन में और अब में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं रमज़ान और देखिए, मुबारक की अगर बात करें? मैं दिल से बात करूंगा और दिल से ही कहनी चाहिए बात। बिल्कुल। माशरती नाहवारी बढ़ रही है। पहले हम नाना नानी, दादा दादी, खाला पुप्पी, उन रिश्तों के तकद्दुस का बड़ा ख्याल रखते थे। अब बहुत बड़ी तब्दीली है, जो कि ये मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, इसको हम आपके चैनल से पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो जो सहरियाँ थी ना, वो जो अदब था, वो जो एहतराम था इफ्तारी का, वो अब टूटता जा रहा है। और ये ऐसा ना हो कि आगे चल के ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। क्योंकि महीना तो बरकतों का ही है महीना अपनी बरकतों का, और बरकतों में अगर हम समेट सकते हैं तो अपने अजीज़ों को समेटें, अपने अकरबा को और पड़ोसियों को। पड़ोसी का जो हकूक़ है वो हम सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे, और अभी भी कल्चर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसका टूटता जा रहा है। और हम अपने बच्चों को, जैसे अभी फरमाया शाह इमाम साहब ने, अपनी वालदा को डेडिकेट किया, तो हमारी माओं का जो अब जो माएँ आ रही हैं उनका किरदार ज़्यादा हो गया। पहले अवेयरनेस कोई और टाइप थी, हम जॉइंट रहते थे, एक घर के अंदर कितने ख़ानदान, हम 7 बहन भाई थे, तो वो कल्चर अब कल्चर से मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा। बड़ा अच्छा लगता है ये जो हम देखते थे पहले, अभी भी होता है कुछ जगहों पे, ऐसा नहीं है। अफ्तारी जा रही है, अफ्तारी आ रही है, उनके घर से क्या आया, सहरी में क्या आया, ये एक बड़ी हैपनिंग होती थी। और असली रमज़ान अल मुबारक और ईद पे ना यही चीज़ें बड़ी याद आती हैं। अब गो के कम हो गया है, लेकिन बहरहाल रमज़ान की बरकतें उसी तरह हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर रमज़ान की बरकतें समेटनी है, जैसे नदीम भाई ने कहा, तो उसमें हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हमारी निशिस्त में मौजूद हैं। नदीम भाई, अब आगे क्या और मज़ीद प्लान्स हैं? आपकी जो हेल्पलाइन है, जस्टिस हेल्पलाइन, इसके और क्या आगे फर्दर प्लान्स हैं? देखिए, इस वक्त हमारे पास मुल्क में जो इकनॉमिक वॉर चल रही है, उसमें हम अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज करें तो ये बड़ा हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। इस वक्त दुनिया भर में हमारे जो मिलियंस के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। और हमारा ये भी नज़रिया होना चाहिए कि वो बच्चे जो बाहर जाना चाह रहे हैं तालीम के लिए, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और तीसरी बात जो है, रेमिटेंस पाकिस्तान में आना बहुत ज़रूरी है, चूँकि नहीं आ रहा। आप स्टेट बैंक के दादोशुमार देखें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसा भेजता था, कई सालों से उसका तनासब गिर रहा है, जिससे माशी तौर पे भी लोग परेशान हो रहे हैं, और फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो भी कम हो रही है। तो हमने ये तय किया है, इंशाल्लाह हम जल्द पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनके हवाले से कन्वेंशन बुला रहे हैं। उनके जो मसाइल, उनको जो रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए, और उनके ज़रिए पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट्स है वो रोज़गार के रास्ते खोलने चाहिए। अच्छा नदीम भाई, जैसे माशाल्लाह आप लोगों की हेल्पलाइन बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाह रहा हो तो उसका तरीक़ेकार क्या है, क्या प्रोसीजर है आप लोगों से रब्ता करने का? आसान तरीका सबसे आसान है कि हमारे साथ कराची बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े सीनियर का जो बैच है वो मौजूद है, और सारी माशाल्लाह वेल नोन है। और आजकल तो ज़माना ऑनलाइन का है, जस्टिस helpline.org, लोग हमें मेल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, फिर हमारा 4-5 रुकनी बोर्ड होता है, वो चेक करता है कि आया ज़रूरत है। फिर हमारा एक परफॉर्मा होता है कि आया ये उस तनासुब पे गुजरता है या सिर्फ ये हमारा टाइम। देखिए, हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं। अच्छा, एक शोबा हमने बनाया लीगल एडवाइस का, 90% हम केसेस निपटा देते हैं एडवाइस के अंदर ही, लोगों को पता ही नहीं हमने जाना का है। सबसे बड़ा इशू ये नहीं पता कि हमारे साथ ये वक़्वा हो गया या वाक़या हो गया, अब हम जाएँ कैसे? एडवाइस तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हमने डिजिटल तौर पे फैसला किया कि लोगों को आम लोगों को नहीं पता FIR क्या होती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई वाक़या हो जाए तो एक अजीब पैनिक फैल रही है। तो अब हम आजकल इंटेलेक्चुअल काम पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हमारी फुल तवज्जो ये है कि जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग जिस शोबे में बैठे, चाहे वो अच्छा, तीसरे जो हमारा जो काम है, जो मैंने शाह इमाम साहब से रिक्वेस्ट की है, दुनिया भर में जो हमारा सफारतकारी निज़ाम है, मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहूँगा, वज़ीर ख़ारजा को कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए दीगर ममालिक को फॉलो करें। अमेरिका में, बरतानिया में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, सफारतकारी का निज़ाम बहुत मफलूज हो चुका है। जब तक सफारतकारी नहीं होगी, जब तक रोज़गार के असूल नहीं होंगे। पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब इकनॉमिक वार होगी तो उसके असरात क्या होंगे? घरों में होंगे। चौथा जो सबसे बड़ा मसला है, बढ़ती हुई खुला और शरह, जो आजकल तलाक की शरह है, इतना बड़ी तादाद में केसेस आ रहे हैं हमारे पास कि हम उसकी काउंसलिंग के लिए भी चाह रहे हैं कि वकला ने हमें खिदमत दी हैं, और हम उलमा कराम के हवाले से भी काम कर रहे हैं, हम काजी निकाह वालों के हवाले से भी काम कर रहे हैं कि यार खुदा के लिए बच्चियाँ तेज़ी से, और ये दजाली जो मामला चल रहे हैं मोबाइल पे, तो वो लड़की और लड़का जब सर्वाइव नहीं करता तो दर्दनाक मंजर हम देखते हैं अदालतों में। और हफ्ते का दिन हमारे लिए इतना तकलीफ होता है कि माँ बच्चे को खींच रही होती है, बाप बच्चे को खींच रहा होता है,
वो मनाजिर हम फिल्म बंदी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बड़ी एक तकलीफदेह अमल होता है और बिल्कुल अगर बातचीत से कोई काउंसलिंग करके इस मसले को हल करा दे तो इससे बड़ा तो सवाब ही नहीं है किसी का घर बचाना, क्योंकि ज़ाहिर है तो ये चीज़ जायज़ लेकिन अल्लाह ताला को भी शदीद नापसंद है। तो ये बस कोशिश करें कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और आप जिस तरह काम कर रहे हैं आप इसी तरह करते रहें। शाब भाई, क्योंकि आप मईशत पे भी एक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, शाब भाई जो हम पे कर्ज़ा चढ़ा हुआ है इतना, हम सुनते हैं IMF का कर्ज़ा है, हम इतने कर्ज़ा, ये हमारा कर्ज़ा उतरेगा और अगर उतरेगा तो कैसे उतरेगा? या हम ऐसी देखिए, कर्जे की तरह डूबे रहेंगे? उतरेगा इस तरह से कि हम पैसे जो है ना क्रिएशन ऑफ वेल्थ अगर करेंगे तो उतरेगा। पैसे जनरेट करेंगे, वो जनरेट कैसे होंगे? वो जनरेट ऐसे होंगे कि आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट्स कम हो, ट्रेड डेफिसिट कम हो। आप ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में या तो दो तरीके से पैसे आते हैं, या तो एक्सपोर्टर्स लाते हैं या फॉरेन रेमिटेंस जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। उसका तरीका फिर ये है कि आपको अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपकी जो इंडिजन वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं हो रही, जैसे आपके एडिबल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज़ हैं, गोश्त है, राइस है, वीट है, इसका सरप्लस कॉटन है, ये एक्सपोर्ट आप करें। IT है, और इससे फिर जो है ना ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए, फिर आप IT में इक्यूब करें लड़कों को। इंटरनेशनल मार्केट में इतनी जॉब्स हैं, उनको GCC कंट्रीज़ भेजें, बच्चियों को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया भेजें, न्यूजीलैंड भेजें। वो वहाँ से जो है वो अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजें। जैसे भुट्टो साहब के दौर में एक लेबर पॉलिसी आई थी और उसमें हमने मज़दूर बाहर भेजे थे। अब हमें एक ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जिसमें हम IT प्रोफेशनल्स को एक्सपोर्ट करें और वो जाके वहाँ पे पैसे कमाएँ और अपने रेस्पेक्टिव फैमिलीज़ को भेजें, और उसमें जो है वो उनके हालात बेहतर हों, उनके बेटरमेंट हो, और IT कॉल सेंटर्स बने, सॉफ्टवेयर हाउस हो, IT पे टैक्सेशन ज़ीरो होना चाहिए। और आपकी वो चीज़ जो पाकिस्तान, जैसे आपके माइंस हैं, मिनरल्स हैं, आपका ये ऑनेक्स है, मार्बल है, और जो मादनियात हैं, आपकी फ़िश है, प्रॉन है, वो चीज़ जिस पे इंपोर्ट चीज़ ना करें। जैसे टेक्सटाइल कोई बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई बनाते हैं, तो उसका पूरा रॉ मटेरियल बाहर से आता है। जैसे गाड़ियाँ हैं, आप पाकिस्तान का सारा ज़र मुबादला आपके लोकल असेंबलर्स ले जाते हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, असेंबलर्स हैं। गाड़ी खुल कर आती है, ये उसको डब्बा बना के बंद कर देते हैं। जोड़ देते तो इस तरह की हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए। हमें वो इंडस्ट्री चाहिए जो लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक ऐसी चीज़ बनाए जो 100% हमारा चीज़ बाहर जाए और 100% पैसे वापस आए। अच्छा शाह भाई, जाहिर है जैसे आप इस चीज़ को बता रहे हैं, जो जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए होते हैं इनको भी पता होगा ये रुकावट नहीं है, नहीं, दूर पता ही से नहीं नज़र है। आता नहीं, कोई समझ में आती। अभी मैंने किसी साहब का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर से, वो ये कह रहे थे कि जी हमने ड्यूटी जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो ऑटोमोबाइल्स है, मैं तो हैरान रह गया ये उनकी बात सुन के। उन्होंने ये फरमाया, अभी 3-4 दिन पहले किसी टॉक शो में कह रहे थे, मैं टॉक शो वैसे कम ही सुनता हूँ, वो ये फरमा रहे थे कि जी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑटोमोबाइल्स को बढ़ाने के लिए जो पार्ट्स आ रहे थे उस पर ड्यूटी 5% कर दी। ओ भाई, आपका जो रेवेन्यू जनरेशन का वो था, आपने उस पर ड्यूटी कम कर दी। जो आपने पैसे लेने थे उस असेंबलर से वो आपने कम कर दिए, और वो जो पुर्जा ख़रीदने के लिए डॉलर बाहर भेज रहा है उसका वो आपके पास डॉलर ही तो कम है। बिल्कुल, क्योंकि डॉलर जब आपके पास जो फॉरेन रेमिटेंस है वो कम है और वो आपने बाहर भेज दिया उस पुर्जे को ख़रीदने के लिए, और जब वो आया और जो डोमेस्टिक आपने रेवेन्यू जनरेट करना था उस पर 30% 35% टैक्स लेके आपने उसको 5% कर दिया, तो डबल नुकसान हो गया ना। मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होऊंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई ऐसी इंडस्ट्री लगे जिसमें आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना कर रहे हो, पाकिस्तान से ही चीज़ें बन रही हों। आप स्क्रैप मंगाएं, आप उसमें लेड बनाएं, आप उससे जो है वो बैटरी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो भी पार्ट्स चीज़ हैं वो होती बने, एल्युमिनियम की चीज़ें बनाएं और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट करें। अब अगर कोई ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट आ रहा है तो उस पर जो ड्यूटी टैक्सेस हैं वो आपने ख़त्म कर दिए, जो हमने पैसे जनरेट करने थे पाकिस्तान में, और जो ख़रीदा है वो जो आपका हमने अपना अपना पैसा और वो भेज जो दिया बचा बाहर। कुचा था वो भी बाहर भेज रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है भाई? मुझे तो नहीं समझ में आई। भाई इकनॉमिस्ट हैं, लंदन से पढ़े हुए थे, आउटडेटेड लोग हैं। 40-50 जो हमारे इकनॉमिस्ट घूम रहे हैं उन पर पाबंदी होनी चाहिए कराची में आने के लिए। पिछले 20-25 साल से चाहे इंटरम गवर्नमेंट हो या केयर टेकर गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, घूम घूम के वही लोग आ रहे हैं।
नाम मैं किसी का नहीं ले हाँ, रहा, जाहिर है, उन लेकिन सब पे पाबंदी उनसे कोई होनी हल नहीं चाहिए। निकला ना, फिर हमारा क्या फायदा हो रहा है? हम तो सुनते आते हैं इतना कर्जा हो गया, फिर आप पे इतना हो गया, फिर आप पे जो इतना हो गया। लोग आ रहे हैं, जो लोग इसको इकोनॉमिक जो टीम है पाकिस्तान की पिछले 25 साल से, उनके नाम की लिस्ट बनाए और उन पर पाबंदी लग जानी चाहिए कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। कौन सी एक साहब तो सेक्रेटरी भी रहे हैं और उसके बाद वो फिर घूम के मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी एडवाइज़र बन जाते हैं। आप इतने अच्छे थे तो दूध की नहरें बहनी चाहिए ना इस मुल्क भाई में। या तो आप सर्व कर रहे हो तो हम तो क्या आप जिंदगी भर लगे रहे, लेकिन सर्व भी तो नहीं हो रहा ना। अब उनका इंडिया के थे मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने पूरी इकोनॉमी उनकी चेंज कर दी एक आदमी ने। हमारे पास तो एक भी अभी इस तरह का इकोनॉमिस्ट नहीं आया। बैंकर्स आ जाते हैं, अकाउंटेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं जी वी आर विजिट और हम ये करेंगे। हर तरह का एक्सपेरिमेंट आपका नाकाम हो गया। आप वो जो आपका फॉरेन डायस्पोरा है, जहाँ पे आपके फॉरेन क्वालिफाइड बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, जो एक सक्सेसफुल रोल मॉडल्स हैं अपने अपने। देखिए वेस्ट में कामयाब होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई बच्चा वहाँ पे इकोनॉमिस्ट है और बहुत ज़्यादा काबिल बच्चा है तो उसको यहाँ लेकर आना चाहिए और उसके हवाले हमें बागडोर देनी चाहिए कि वो चलाए। अब यही लोग हैं जो घूम घूम के 25-30 लोग फला, अच्छा मेडल्स भी मिल रहे हैं उनको। भाई आप जो जितने सिविल अवार्ड्स मिले हैं, सिविल अवार्ड की जो है ना तौकीर ही ख़त्म हो गई। हाँ मुझे आप ये बता दें कि अब नोमान एजाज को जो है जो रिकग्नाइज्ड आपका जो Legend सुपर हीरो है, लेजेंड है, उसको तो बेचारे को नहीं मिला। अब हम क्या- शहरियार मोहम्मद खान जो है वो आपके वालिद साहब की तरफ से भी नवाब थे, वालदा की तरफ से भी नवाब थे। उनकी वालदा भोपाल की थी क्राउन प्रिंसेस, वालिद कोराई उसके थे, राजवाड़े के वो थे। 2 नवाबों की एक वो सिंगल औलाद थी। CSP ऑफिसर थे, फॉरेन सर्विस में सर्व किया, उसके बाद PCB में किया, इंतहाई क्वालिफाइड आदमी थे। एक सिविल अवार्ड नहीं मिला उनको। और ये अब वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वाकई में ये तो हम देखते हैं और हम भी कहते हैं यार ये क्या हो रहा है आखिर। लेकिन बहरहाल देने वालों को की अपनी मर्जी है, उनको क्या बोले। शाह भाई, बैरूनी सरमायाकारी कितनी ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए? देखिए वो तो लाइफ लाइन है ना। बैरून आपके पास पैसे तो है नहीं, तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो जैसे CPEC है, जिसे चाइनीज़ लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कि हमारे दुश्मन उनको टारगेट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो जो एक हमारा सहारा है मुल्क का, वो उसको भी कमज़ोर कर दें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। वो आनी चाहिए, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आनी चाहिए, वो ऐसी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए जो आपकी लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करे। जैसे आपके ये जो क्रॉकरी है, क्रॉकरी का जो रॉ मटेरियल है या जो ग्लासवेयर का वो आपकी सैंड है। आपको ज़रूरत नहीं है कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने, आपको उसको बढ़ाना चाहिए। आपका जैसे ये कॉटन है, वीट है, वीट प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, जैसे SIFC जो कर रही है, जो एग्रीकल्चर को बना रही है, सेमीकंडक्टर 5-6 उन्होंने वर्टिकल्स बनाए। तो ये SIFC जो है ये बिल्कुल सही स्टेप है इन दिस प्रॉपर डायरेक्शन। और इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक तो जब ये इदारा आता है SIFC को जो लुक आफ्टर कर रहा है, हमारी पाकिस्तान आर्मी जब किसी चीज़ को ओन करती है तो उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाती है। उसमें इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कि ये पॉलिटिशियंस आके गड़बड़ नहीं करेंगे, इसमें उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये जो अब जो शुरू हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने, जो करंट आर्मी चीफ के सुपरविजन में, आई थिंक ये गेम चेंजर होगा आने वाले वक्त और हम में। इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। जो शाह भाई ने इतनी सारे मशवरे दिए, अब मुझे इस वाकई में मुझे भी समझ नहीं आता कि भाई जो लोग बैठे हुए हैं, जो शाह भाई ने बताया कि एक पूरी लिस्ट है, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। अगर या तो उनके होने से हमारे कर्जे उतर रहे हो, हमारे मसले हल हो रहे हो, फिर तो हम कहेंगे जी आप ज़िंदगी भर बैठे रहे। लेकिन हम रोज़ ये सुन रहे होते हैं आज इतना कर्जा चढ़ गया, आज इतना कर्जा चढ़ गया, उतर रहा नहीं है। तो फिर ये सिचुएशन तो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और फिर ज़ाहिर है अगर आप सर्व नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें क्या फ़ायदा आपके इकोनॉमिस्ट होने का, ये होने का। बहरहाल जी आप यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी हमें बुलाने नशिस्त में आए, और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे। आप लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जब भी हमारे पास मेहमान आते हैं और वो कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं कि हमारी भी बहुत सारी चीज़ों में दिमाग खुलता है कि यार ये भी हो सकता है। बस दुआ ये है कि जिन्होंने ये काम करना है उनको भी ये थोड़ी बातें समझ आएँ और इस मुल्क के लिए बेहतरी हुई। हमारा आज का मौजू तालीम और तरबियत की अहमियत। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, बहुत से बच्चे ज़रूरतमंद होते हैं जिनके पास तालीम हासिल करने के पैसे नहीं होते, तो अगर कोई उनकी किफ़ालत करता है, उनको तालीम दिलाता है, तो उसका कितना सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल सदका जारिया कहलाता है। और सदका जारिया से मुराद ये कि ऐसे बच्चे जो कि इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इल्म के ज़रिए तक पहुँचने के लिए जो ज़राए हैं वो उनको मुहैया नहीं है। पैसा नहीं है, स्कूल की पढ़ाई का सिस्टम नहीं है, या फिर उनके पास वो तरबियत वो माहौल नहीं है।
तो जो ये शख्स अमल कराता है, यानी जो शख्स उनके कफ़ालत करता है या उनकी निगरानी करता है और इस इल्म के इस मामले में उनकी मदद फरमाता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बंदा इस दुनिया में रहे या ना रहे, जब तक वो बच्चा इल्म हासिल करके दुनिया में वो इल्म के ज़रिए अपने काम को करता रहेगा, अल्लाह इस बंदे के नेकी के अमाल में भी वो नेकियां लिखता रहेगा, चाहे वो दुनिया में हो या ना। इससे बढ़कर और क्या होगा। अच्छा, बहुत से ऐसे वालिदैन होते हैं, अब चाहे माशी हालात कह लें या कोई दूसरी मजबूरियाँ कह लें, जो बच्चों को तालीम नहीं दिलाते बल्कि उनको कामों पे लगा देते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि देखें, ये जो इल्म है, इस इल्म की शान और अज़मत क्या है। जब बंदा इल्म नाफ़े के लिए निकलता है, हुज़ूर फरमाते हैं फ़रिश्ते इसके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। और आप गौर कीजिए कि इल्म का तलाश करना, इल्म का हासिल करना जन्नत का रास्ता तलाश करने के मुताबिक है। मुराद ये कि आप अपने बच्चों को जो इल्म सिखा रहे हैं, उनको तरबियत दे रहे हैं, तो आप असल में जन्नत कमा रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा, कमाई तो शायद यहाँ रुक जाए, लेकिन आपके बच्चे ने जो इल्म हासिल किया और उससे वो इल्म जो दूसरे से हासिल करेंगे, ये भी आपके लिए सदका जारी आ जाएगा कि बच्चों ने भी इल्म हासिल किया, वो भी नाम अमाल में लिख रहे हैं, जो बच्चों से इल्म हासिल कर रहे हैं वो भी नाम अमाल में लिख रहे हैं। तो जो माँ बाप ऐसा कर रहे हैं कि अपने हालात व हक़ाइक़, ठीक है उनकी ज़रूरियात है, वो अपने बच्चों को काम पे लगा सकते हैं, लेकिन एक उम्र के लिहाज से, बचपन में तो नहीं। लेकिन अगर वो तालीम की फ़ौक़ियत नौकरी पर देते हैं, याद रखिएगा, दुनिया में तो शायद उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन उखरी ज़िंदगी में जितना उनको फ़ायदा हासिल होना तो वो रुक जाए। क्यों? क्योंकि उखरी ज़िंदगी में ये है कि वो अगर दुनिया से चले भी जाते हैं, ये इल्म इनके बच्चों का इनकी दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। मोहसिन भाई, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन एक सवाल और बहुत अहम है कि दुनियावी और दीनी तालीम दोनों बहुत ज़रूरी है। दुनियावी तालीम पे तो हम बड़ा खर्चा करते हैं, दीनी तालीम की बात आती है वहाँ हम हदिया, क्योंकि दीनी तालीम का हदिया होता है, वो हम खुद बहुत कम डिसाइड करते हैं। ये क्यों है? देखिए, बात ये कि ये हमारा नफ्स है। हकीकत बात है कि हम कुरान और हदीस की तालीम के तो पैसे दे ही नहीं सकते, लेकिन हुस्न यही है कि जो आप दुनियावी तालीम के डॉक्टर को, पीएचडी को देते हैं, वही आपको एक मुफ्ती आलिम को जो आपको पढ़ा रहा है देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी दीन की खिदमत कर रहा है। लेकिन हम समझते हैं ये तो हमारा जैसे सरकारी खाता है, यानी कि दीन तो हमारा कोई मसला नहीं, इसे जो पढ़ाए उसे सवाब मिलना काफ़ी। याद रखिएगा, मौलवी साहब को भी पेट होता है, मौलवी साहब भी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आप उनकी इतनी खिदमत तो करें कि वो आपको पता लगे कि दुनियावी आदमी की जितनी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त नफ्स तो मजरूर ना हो। बिल्कुल जी, ये सवाल मैंने इस वजह किया, और क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन ये सवाल मैंने इस वजह किया कि ये लोग अक्सर करते हैं और अक्सर के हर जगह ही होता है, कहते हैं जी ठीक है, ये जो दीनी तालीम दे रहा है इसका तो हदिया होता है, लेकिन वो हदिया हम खुद डिसाइड करते हैं। और अफसोस इस बात का है कि हम वो हदिया हमेशा कम डिसाइड कर रहे होते हैं। भाई ज़ाहिर है हर इंसान के साथ उसके माशी मामलात होते हैं, तो खुदारा आपके घर जो भी बच्चों को सिपारा पढ़ाने आ रहे हैं और जो आपको दीनी तालीम दे रहे हैं, उनको कम से कम हदिये के तौर पे इतना तो दें कि उनको किसी और से ना मांगना पड़े। ये जाते जाते मेरा आखिरी मैसेज है, और हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।